बच्चों को पढ़ाने, बच्चे अलग डिप्रेस बैठे हुए हैं, वगैरह नौकरी नहीं मिल रही सर, कि आंखों में आंखें डाल के बोलता है डिप्रेशन है, कहता है बोला मरने की इच्छा हो रही है, कहता हो रही है, बोला मत मरना, चीजें ठीक हो जाएंगी। तो उस आदमी ने इनह्यूमन प्रेशर्स मेरे ऊपर डाले। आप सुबह सुबह ब्रांच पहुंचे और आपका ब्रांच मैनेजर आपको कह रहा है कि तुम मर जाओ, तुम्हारा डिफॉल्ट हो जाएगा, तुम्हें नौकरी से भगा देंगे, तुम पे केस हो जाएगा। और तो मैं फुल टाइम शेयर ट्रेडिंग में चला गया। 1.5 साल में मैंने 30+ लाख का लॉस कर लिया था FNO में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो उसके बाद मैं पूरी तरीके से इमोशनली आई वॉज डैमेज्ड। लिपसिंग जब शुरुआत में आया तो लोगों को बहुत मजा आई होगी, लेकिन फिर क्या होगा, अरे कोई भी कर सकता है, मैं ही कर लूंगा, आप कर लोगे, तो क्या मैं उस व्यक्ति को फॉलो करूंगा? शायद नहीं करूँगा। खूबसूरत कोई लड़की है, मैंने उसको भी शाउट आउट किया, उसको फॉलोअर्स नहीं मिले, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मिले यार, जबकि खूबसूरत लड़कियों को तो हर व्यक्ति फॉलो करना चाहता है। तो समझ में कि बहुत सारी लड़कियां खूबसूरत हैं इंस्टाग्राम। जो आपकी यूनिकनेस थी वो यूनिकनेस नहीं बची। अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इज देयर। व्यक्ति जैसे आपसे पूछ रहा है जवाब भी आप वैसे ही दो। कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है क्यों किया, तो मैं जवाब दूंगा। तो जाके बता मत मुझे क्या करना, पाप मत बनो। हम लोग अंगूठियां पहनते हैं तो कई लोग कहते हैं अंधविश्वासी, और हो सकता है हम इतने समझदार ना हो कि हम साइंस को अंधविश्वास बोल रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो अंधविश्वास नहीं होता। तो क्या आप स्पिरिचुअलिटी में भी विश्वास रखते हैं? हुआ ये कि आई वेलकम यू प्रभात सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू। और क्या अच्छा चल रहा है? लाइफ अच्छी चल रही है ओवरऑल। मतलब काफ़ी सेक्टर्स हैं जिसमें अच्छा चल रहा है। सोशल मीडिया बढ़िया चल रहा है। अब लोग रास्ते पे कभी कभी पहचान लेते हैं तो अच्छा लगता है देख के। और बस कोशिश कर रहे हैं बेहतर होने की लाइफ में। सोशल मीडिया जी एक ऐसी चीज है जहाँ पे लोगों को लगता है कि मुझे ऐसे दिखना चाहिए, बहुत स्मार्ट दिखूं, मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड हो, अच्छा कैमरा हो, अच्छी लाइट्स हो, अच्छा कैमरा पर्सन हो जो मुझे अच्छे से शूट कर पाए, स्क्रिप्ट्स हो, कोई मुझे कंटेंट राइट करके दे दे, चैट GPT की हेल्प ले लूं, जी इतनी सारी चीजें। जी और जब मैं आपको देखता हूँ, यू आर वेरी रॉ। आपका ना बहुत ज्यादा ध्यान होता है कि मेरे बाल कैसे हैं, जी मैंने शेव करी कि नहीं करी, मेरा बैकग्राउंड कैसे दिख रहा है, जी। क्या मैं कार में बैठा हूँ, ऑफिस में हूँ, शादी में हूँ, पार्टी में हूँ, जी रोड पे हूँ, बैक कैमरा है, फ्रंट कैमरा है, कुछ ध्यान नहीं रखते। जी। बट उसके बावजूद 4 लाख से ऊपर की कम्युनिटी फैमिली है आपकी। जी। ये कैसे हुआ? ये तुक्के में हुआ। तुक्के में हुआ? देखिए हुआ ये कि पहले मैंने YouTube चालू किया था। मेरे साथ ये होता था कि एकदम से मन में आता था यार इस पे कुछ, इस चीज़ पे बात करी जा सकती है। तो मैंने एक दिन रैंडम कोई वीडियो YouTube पे बना दिया। उसमें मैं चाय पी रहा था बड़ी MP नगर में, भीड़ भड़के वाले एरिया में। तो बैकग्राउंड नॉइस, और अपने को पता ही नहीं था बैकग्राउंड नॉइस क्या होती है, अपन ने बना दिया। अब कई लोग कह रहे हैं अरे आपने तो रोड पे बना दिया। एंड आई वाज लाइक अच्छा रोड पे नहीं बनाते हैं क्या? तो अपने को मालूम ही नहीं था, इतना ज़्यादा अनअवेयरनेस थी। एक फ्रेंड ने कहा कि आप एक काम करो, ये वाली चीज़ें यूज़ करो तो बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आएगी। तो मैंने कहा अच्छा ये बैकग्राउंड नॉइज़ क्या होती है? पता ही नहीं है, क्योंकि भाई कई बार होता है ना आपको चीज़ें पता नहीं होती। वो लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फिर आप परफेक्ट चीज़ों के लिए इंतजार नहीं रैंडम करो। चीजों में कई बार Random हो हो जाता है। जाता है बिल्कुल। तो मैंने बना दिया। अब उसके बाद हुआ ये कि मैं इंस्टाग्राम फिर थोड़ा सा गोइंग थ्रू सम डिफिकल्ट फेज, तो ऐसे ही मन में बहुत गुस्सा आता था, तो निकालना था अंदर कहीं ना कहीं। तो मैंने ऐसे ही बोलना चालू कर दिया। अब कहाँ बोलें, तो जहाँ खड़े हैं वहाँ बोलना चालू कर दिया। सोडा पीने गए शाम को, भाई के साथ घूम रहे सॉर्ट ऑफ ब्लॉगिंग टाइप? नॉट ब्लॉगिंग, मतलब इट वाज मोर लाइक कि अब कोई, देखिए मैं आपको उसका बैकग्राउंड देता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ। पहले मैंने कोचिंग्स में पढ़ाया, अभी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। तो यू नीड स्टोरीज टू टेल योर स्टूडेंट्स कि अच्छा एक बार ये हुआ था, एक बार ये हुआ था, तभी वो एंगेज रहते हैं। तो अब भाई कई बार कहानियाँ भूल जाते हैं आप, सब कहानियाँ तो याद नहीं। मैंने एक काम करता हूँ, जो जो कहानी याद आती जाएगी वो मैं मेरे इंस्टाग्राम पे बोलना डालता शुरू कर जाऊँ। दो। तो उसमें क्या होगा कि मेरा एक लाइब्रेरी बन जाएगा। तो वो भी था। और फिर somebody told me कि यार तुम अपने बारे में ही क्यों बात करते हो, जो देख रहा है उसको भी कुछ मिलना चाहिए। तो फिर मैं जब भी कोई कहानी मेरे मन में आ जाती थी, मैं कहता तो भूल जाऊंगा इसको, तो तत्काल इसको डाल दिया। कभी इस बारे में कोई वो थी ही नहीं कि बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा होने के लिए फिर क्या होगा कि टाइम लगेगा। शाम तक वही फील आ रहा है कि नहीं, वो इंटेंसिटी है कि नहीं, वो मूड है कि नहीं, वो खत्म हो जाएगा। फिर जहाँ जैसा मन होता है बना देते हैं। और कई बार दिन में 3-3 वीडियो बना देते हैं, क्योंकि 3 आईडी आ गया दिन में। विदाउट एडिटिंग? एडिटिंग करने में सर फिर टाइम लगता है। एडिटिंग में मतलब देखिए क्या होता है, हमने फिल्में भी बनाई हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी हमने प्रॉपर बनाई है, जहाँ पे हमने बैकग्राउंड भी देखा है,
नॉइस भी देखा है, सब चीज़ें देखी हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट। इतना टाइम नहीं है जीवन में अपने पास, तो जब इच्छा होती है अपन बोल देते हैं। हमारा एक बहुत सिंपल सा फंडा था कि अगर हम जो बोल रहे हैं उसमें कुछ वैल्यू है तो सामने वाला सुन लेगा, नहीं है तो भाई मेरे पास तो नहीं है बैकग्राउंड। और मैं ऑफ कोर्स अब कोशिश करता हूँ कि नॉइस कम हो। पहले उतना भी ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब मुझे भी लगता नहीं, नॉइस थोड़ी सी कम होनी चाहिए, बैकग्राउंड थोड़ा सा सेटल्ड होना चाहिए, तो बहुत ही खराब ना लगे। शेविंग अब मैं कोशिश करता हूँ कि शेव करके बनाऊँ। अब थोड़ा सा इट्स नथिंग टू डू। पहले इच्छा नहीं होती थी तो बना देता था, अब लगता है कि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो, मतलब अपने को ही अच्छा लगता है कई बार। तो एक ये इम्प्रूवमेंट जरूर आया है, लेकिन द कंसिस्टेंसी, जिस तेजी से आप कंटेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यू कैन नॉट वेट एक्चुअली। एंड आई एम हैविंग मल्टीपल चैनल्स, 6 पेजेस हैं मेरे, 2 चल रहे हैं अच्छा, और तीसरा थोड़ा उठ रहा है अब, और बाकी 2-3 और चैनल है। अब मैं अगर इंतजार करने लगा, मैं दिन में 10 वीडियो बनाना चाहता हूँ, मेरा एक टारगेट है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, ओवरऑल। तो अगर मैं एडिट्स के लिए रुकने लगा तो हो नहीं पाएगा। क्यों करते हैं? पॉपुलर होने के लिए? पॉपुलर होने में बुराई तो नहीं होती। आई एम वेरी कमर्शियल गाय। मैं मतलब मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता, खासतौर से तब जब पकड़ा जाऊँ। तो अब लोगों से कहूँगा नहीं हाँ पॉपुलैरिटी क्या होती है, अरे होती है पॉपुलैरिटी, क्यों नहीं होती पॉपुलैरिटी। बट हाँ, इट्स मोर अबाउट बीइंग ऑनेस्ट विथ योर प्रोफेशन। जो बोल रहा हूँ उसमें विश्वास है हमेशा। पॉपुलैरिटी के लिए मैं आपको एक बार छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ कि आज अगर आप एक नेगेटिव वीडियो बना दीजिए, वो चलेगा, जबरदस्त चलेगा। अरे साहब, कभी कभी मेरे भी थोड़े नेगेटिव वीडियोस आए हैं जब मैंने किसी को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया, क्योंकि मुझे फील हो रहा था वो, और तो वो चल गया। अब एक मेरा रिलायंस के ऊपर एक था वीडियो, इट वाज मोर अबाउट उनके डोमेन का था। मुझे वो केस बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, लेकिन लोगों को लगा कि मैं मुकेश अंबानी जी की टांग खींच रहा हूँ। लोगों को बहुत मजा आया, अभी भी वो चल रहा है। अच्छा, हाँ, तो इट इज़ वेरी इजी। अगर आज आपको किसी के बारे में नेगेटिव बात करनी है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपका कंटेंट बहुत तेजी से पिक होगा। अगर उसमें मुझे गुड फेथ नहीं होता, मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि वो अगर कर रहा हूँ तो शायद पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा हूँ। पॉपुलैरिटी शुड बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर वर्क। मतलब मैं तो ऐसा मानता हूँ, मैं काम करता जाऊँगा, मेरा अच्छा काम होगा तो सक्सेस, पैसा, फेम आ ही जाएगा। क्या एम्स हैं अभी लाइफ के? एम्स वजन कम करना है, ओके, हाँ, और पैसा कमाना है, ओके, थोड़ा पॉपुलर हो जाना है। ओके। मेरी बड़ी इच्छा होती थी पहले कि यार कभी मतलब आयुष्मान खुराना सर कॉल करें मुझे और कहें यार तुम्हारी कहानी पे कोई फिल्म बने। ये पता नहीं, एक रिकरिंग ड्रीम होता है ना कि मतलब ही इज कॉलिंग यू एंड सेइंग, क्योंकि मैं राइटिंग भी करता हूँ। बट मैं खुल के नहीं बोल सकता कैमरे पे, बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो ड्रीम पास आ रहा है। जी जी, आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा तो आ रहा है। और कुछ जब होगा तो बम फोड़ेंगे, तो एक साथ बम फोड़ेंगे। बम फोड़ना तो नहीं, लेकिन हाँ बताएंगे उसके बारे में। बट अब लगता है शाहरुख खान कॉल कर लें, मतलब करेंगे सर, भगवान ने जादू जरूर करेंगे। तो वो जीवन में ये थोड़ी सी एस्पिरेशंस हैं कि अच्छी राइटिंग करनी है, फिल्में लिखनी है, बड़ा इच्छा है वहाँ पे। फिटनेस गोल्स हैं थोड़े से, और ऑफ कोर्स आई वांट मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हर जगह। एक क्वेश्चन है मेरे पास। जी सर। हमेशा मैंने जो आपके लाइफ के पैटर्न्स देखे, मैं उस पर भी आऊंगा थोड़ी देर से। जी जी। हर जगह आपने दम से बाउंस बैक किया है जी। फिर हेल्थ के मामले में पीछे कैसे रह गए? मैंने आपको मैं बताऊं, मैं छोटा सा केस बताता हूँ। आई थिंक इट वाज इन 2019। मैं पुणे गया हुआ था, मेरे ताऊ ताई जी की 50th मैरिज एनिवर्सरी थी, और मैं डांस कर रहा था बदतमीज दिल पे, और उसमें मेरी ये लेफ्ट लिगामेंट ब्रेक हो गया डांस करने में। आई वॉज अराउंड 126 kgs एट दैट टाइम जी, और आई फेल्ट वेरी बैड, क्योंकि आपकी बॉडी का वजन आपका घुटना नहीं उठा पाया, ठीक है जो भी हुआ होगा। तो अब उसके जब रिकवरी हुई तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग, और आई लॉस्ट अराउंड 30 kgs। हाँ, तो 94 kg तक मैं गया हूँ। तो वो उस टाइम एक था, करना था, और भी कुछ पर्सनल रीजंस भी थे समवेयर और द अदर। फिर ये हुआ कि थोड़ा सा मेरा पैटर्न गड़बड़ा गया, थोड़ा सा एक ऑपरेशन हुआ, तो उसके बाद एक्सरसाइज बंद हो गई। एक इमोशनल, एक लास्ट फेब में कुछ हैवी इमोशनल चीज़ हुई, तो पता नहीं, आई लॉस्ट द ट्रैक, द मोटिवेशन टू डू इट। बट नाउ आई एम रीगेनिंग इट। मेरा एक सेकंड ऑपरेशन बाकी है, लेट द ऑपरेशन हैपन, और फिर करना है।
और मैंने तो अपने लिए एक छोटा सा एक बनाया हुआ था, गोल बनाया हुआ था कि 75 kgs जब हो जाऊंगा आई विल बाय बाइक। ओके, हाँ, थंडरबर्ड रॉयल एनफील्ड की। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो डिसकंटिन्यू कर दिया ब्रांड। मैं दिलवा दूंगा आपको। वो कोई करना पड़ेगा, इस चक्कर में मोटिवेशन खत्म हो गया बोला। तो मैं बाइकिंग में भी हूँ अच्छा, और मैं शौकिया बाइकिंग भी करता जी हूँ। जी जी। तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन जॉइन मी, वी अरे। कैन हैव अ बिग राइड। अभी तो है ही नहीं ना सर, अभी तो बाइक ही नहीं है ना, बाइक नहीं, बाइक भी आ जाएगी। हाँ हाँ, फिर करेंगे उसमें ना। हम पूरा हेल्प भी बिल्कुल कर देंगे बिल्कुल आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक है 75 kgs पे, वो एक एम्बिशन बनाया था, तब बहुत मैं पैशनेट था उसके लिए। समवेयर थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड, बट हाँ, अगेन रीगेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या वेट लॉस करने के लिए रिलेशनशिप बहुत बड़ा मैटर होता है क्या? बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है क्या? बहुत बड़ा होता है, मेरे लिए था। इट वाज नॉट अ रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप दो तरफा होता है। आई लाइक्ड समबडी, रादर टू पीपल आई हैव लाइक्ड इन माय लाइफ। तो समवेयर और द अदर आई वांटेड टू बी अ लिटिल बिट बेटर पर्सन, बेटर प्रेजेंटेबल, समबडी हु इज अ फिटर पर्सन। तो वो मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन था, एंड एक्चुअली दैट मोटिवेशन वेंट अवे एज आई टोल्ड यू। तो वो फिर मेरा थोड़ा सा वजन वापस बढ़ गया। तो अब नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द मोटिवेशन विद इन मी रादर देन एनी आउटसाइड, कि बाहर से कुछ स्टिमुलस आए तो करूँ, की जगह आंतरिक स्टिमुलस होना चाहिए कि नहीं यार, अच्छा फिट होना है, अपने को खुद के लिए होना है। यदि वापस आते हैं इंस्टाग्राम पे, जी, तो ऐसी क्या एल्गोरिदम्स थी जो आप बताना चाहेंगे कि भाई इससे इतने सारे फॉलोअर्स आ सकते हैं? ऐसी कोई एल्गोरिदम नहीं थी सर। मैं बताऊँ, मेरा जो पहला वीडियो चला था, वो भी, उसमें भी मैं कोई बहुत खूबसूरत नहीं लग रहा था। मैं ऐसा कभी खूबसूरत इतना नहीं लगा हूँ। इट वॉज जस्ट अ स्टोरी अबाउट गुरुजी एंड अ गाय। इट वॉज द फर्स्ट वीडियो जो मेरा जीवन में चला है। और अच्छी बात ये थी कि उससे पहले मेरे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे थे। तो जो सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ आपके लिए हो सकती है लाइफ में, कि आपका पहला वीडियो चल जाए। ओके, हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका पहला वीडियो 10 मिलियन व्यू चले गए, क्या बात कर रहे हैं? मान लीजिए, ओके, मेरा नहीं गया है, मैं बता रहा हूँ। तो अब होगा क्या ना, आप गए काम से, क्योंकि अभी तक आपको आपकी वॉइस नहीं मालूम, आपको पता नहीं आपको क्या बनाना है। आपने पहली चीज बनाई थी, वो चल गई। अब आप पे इतना बड़ा प्रेशर आएगा कि यही अब तो बनाना करना है, नहीं यही बनाना पड़ेगा। अब आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर के मोड में नहीं है। और जब आपके पास प्रीवियस कंटेंट बहुत होता है, तो जब आदमी आपके एक वीडियो को देखता है तो कहता है प्रीवियस भी चेक करता हूँ, और उसमें उसको क्वालिटी दिखती है तो वो आपको फॉलो करता है। तो अच्छा, उसमें भी आप उस कंटेंट तक, जो 50वां 100वां कंटेंट था, 1000वां कंटेंट था, उसमें आपने 10 एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। तो आपको पता है कि क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या चीज़ आप बनाना चाहेंगे। आपने अपनी वॉइस ढूंढ ली है। अगर पहली बार में चल गया, जब मेरा वीडियो चला तो पहले से बहुत सारे मेरे वीडियोस थे, लोगों ने वो भी देखे होंगे। उसके बाद मोटिवेशन आता है, तो अब सिमिलर आपने और वीडियोस बनाए, वहाँ से वो फिर इट स्टार्टेड पिकिंग। ओके, हाँ, एक वीडियो था, लेकिन क्योंकि उसके पीछे 100 वीडियो और थे, तो वो जो 100 वीडियो थे, वो समवेयर और द, जो आपने कहा ना एल्गोरिदम कैसे क्रैक होता है, मुझे नहीं मालूम कैसे क्रैक होता है। बहुत ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने तो एक बहुत छोटा नियम बना रखा है लाइफ में, आपको क्या पसंद है पहली चीज़। क्योंकि उस टाइम मुझे मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत थी, और मैंने ढूंढा तो मोटिवेशन मुझे मिला नहीं। फर्जी वाले मोटिवेशन पसंद नहीं है, जेन्युइन पॉइंट्स मुझे पसंद है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया ना, शेयर बाजार में मैंने आपको पर्सनली बता रहा था कि बहुत पैसा मेरा लूज हो गया था। आई बिकेम काइंड ऑफ बैंकरप्ट, चाय पीने के पैसे नहीं थे, 1-1.5 महीने में घर से बाहर नहीं निकला। दिस हैपेंड, है ना। फिर मैंने पढ़ाना चालू किया बच्चों को। अब बच्चों को पढ़ाने, बच्चे अलग डिप्रेस बैठे हुए हैं, वगैरह नौकरी नहीं मिल रही सर। तो जब आप उससे बोलते हैं, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं, बोलता है डिप्रेशन है, वो कहता है, बोला मरने की इच्छा हो रही है, कहता है हो रही है, बोला मत मरना, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो वो विश्वास करता है अब, क्योंकि उसको मालूम है कि आप किताब पढ़ के नहीं बता रहे, आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि कई बार खड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ें बेहतर हो जाए। उसके लिए तब तक आप यू टू वेट। अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल वीडियो देखा था। एक आदमी कह रहा था कि एक फला फुटबॉलर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा गोल्स किए हैं। तो इज़ इट अबाउट बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम? तो दूसरे ने कहा नो, यू हैव ऑलवेज टू बी एट द राइट प्लेस, एंड समटाइम्स लाइफ विल थ्रो द बॉल देयर। वो तो हमेशा से ही काम करते रहना है, और किस्मत यह है कि कभी कभी मौका मिल जाएगा। उस दिन आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं उस दिन वहाँ नहीं था, तो हाथ पांव मारते रहिए आप। तो
कौन सी चीज़ में सट्टा लगेगा आपको नहीं मालूम। मेरे मौसा जी हमेशा ये बोलते थे, मैं फिल्में लाता था उनके लिए, उनको बड़ा पसंद था, मुझे भी बहुत पसंद था। तो याद है पहले डीवीडीज चलती थी 2-2 3-3 पुरानी फिल्मों की। अब अपने को तो बहुत फिल्में नहीं मालूम थी, बट फिल्मों को शौक था। पुरानी फिल्में ढूंढ के लाता था, कहता था अरे ये वाली लाएगा, सट्टा लग गया तेरा आज तो, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल फिल्म उन्होंने बहुत सालों से देखी नहीं थी। तो सट्टा तभी लगता है सर जब आप हाथ पाँव मारते रहता है। आप पहली चीज जाएंगे और वही चल जाएगी, इट जनरली डोंट हैपेंस। तो जो आपके केस में जी हुआ, जी, दैट वाज मेजरली कंसिस्टेंसी. it was more about because it is also market. Okay. You need to know the market. आपको पता है, जैसे क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं एक मार्केटिंग का व्यक्ति हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जैसे कहते हैं कि जो किताब आप पढ़ना चाहते हैं और अवेलेबल नहीं तो वो किताब लिख दीजिए। तो ये बहुत पुराना कोट है। तो बाजार में मैंने देखा कि मोटिवेशनल वीडियोस नहीं है तो वो थोड़े से मतलब ओवर ड्रामेटिक है। वो मैंने कहा ना, आंखों में आंखें डाल के बोलना मत मरना, इतना रॉनेस नहीं है। और रॉनेस के बिना आपको विश्वास नहीं आता कि सामने वाला जो बोल रहा है वो कितना जेन्युइन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हम बहुत वीडियोस देखते हैं सर, बहुत लोग आते हैं बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा मेकर होता है जो बोलता है तो देख के लगता है नहीं यार ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहे हैं. ये सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी बात में रॉनेस होती है। मतलब मैं आपको बताऊँ, जो एक उबड़ खाबड़ व्यक्ति होता है एक, क्योंकि जिसने लाइफ को देखा है, वो बहुत स्मूथ नहीं होगा। वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश भी नहीं करेगा। उसको आपके इम्प्रेशन से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में सब करके बैठा हुआ. बहुत करके बैठा, उसको डजंट केयर सो मच। तो जब सामने वाला ओवर्टली आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, समवेयर और द अदर आपको पता है यार ये बेवकूफ़ बना रहा है, और दूसरा एक आदमी कहता है देखो भैया ऐसा है, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में. जयराम जी. जयराम जी। तो मेरा वही एटीट्यूड रहा कि भैया देखो ये है, आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे कई बार लोग मैसेज करते हैं हम आपको अनफॉलो कर देंगे, हमें ये आपका वीडियो बहुत ही बेकार बनाते हो आप कंटेंट। अब यही आदमी कम से कम 4 एक वीडियो में ये चीज़ डाल चुका है। मैं कहता हूँ भाई तो अनफॉलो करो ना दादा, तुम्हें एक वीडियो पसंद नहीं आया, तुमने नाराज़गी दी, समझ में आता है। मैं 3 या 4 वीडियो देख चुका हूँ, इतना ही खराब है, इतना ही चुभने लगा हूँ मैं, तो अनफॉलो करो. यस, मैंने कहा हज़ारों लाखों क्रिएटर्स हैं, जो पसंद आए आप उनको करिए फॉलो। तो भैया वो भी नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वैल्यू तो पसंद भी नहीं आ रहा, छोड़ना पसंद भी तो नहीं आ रहा है है सर। देखिए, या तो पसंद आ रहा है, या तो उनको लगता है कि हम बीच बीच में कुछ कुछ कहते रहेंगे तो शायद हमें पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि बाजार में आपको देखना पड़ेगा गैप किस चीज़ का है, और अगर वो आपके मन का गैप है तो आप बनाइए कंटेंट। मुझे पॉजिटिविटी पे बात करना पसंद है, या मुझे कहानियाँ सुनाना पसंद है, बाजार में लोगों को कहानियाँ सुनना पसंद है, बाजार में कहानियाँ कहने वाले लोग कम है। ये 3 पॉइंट हो गए। मुझे क्या पसंद है, लोगों को क्या पसंद है, बाजार में अवेलेबिलिटी है कि नहीं। ये जिस दिन आपने वेन डायग्राम बनाया 3 पॉइंट्स का, तो जहाँ पे वो मिलेगा वो आपका कंटेंट गैप है। वही चीज़ सोच के फिर मैंने इंग्लिश पे बनाने चालू किए वीडियोस, क्योंकि मैं एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, इंग्लिश के फैकल्टीज़ हैं बहुत सारे। अब मैं उनसे बात करता था क्योंकि मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, तो मैं कहता था अच्छा ये जो कोट था या ये एक डायलॉग है फिल्म का, दे वर नॉट एबल टू, अच्छा हमको नहीं पता। एंड आई वाज लाइक कि यार आप ग्रामर में बहुत अच्छे हो, स्पेलिंग में बहुत अच्छे हो, जिसमें मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बट आपको अगर बातचीत करनी होगी किसी से तो आपको कितना समझ में आएगा। लाइट से आपने बहुत सारी अंग्रेजी फिल्में देखी होंगी, उसमें कई ऐसे डायलॉग्स आते हैं जो आप सुनते और मज़ा आ जाता है। यू हैड मी एट हेलो, जेरी मैगवायर फिल्म है, उसमें एक बहुत फेमस डायलॉग है, उसमें टॉम क्रूज की वाइफ उससे कहती है, वो आता है उसको कन्विंस करने के लिए, कहता है हेलो दिस दैट ये वो, तो वो कहता है शट अप, यू हैड मी एट हेलो। तुम आके जैसे ही हेलो कहा था तुमने मुझे, मैं कन्विंस हो चुकी थी, तुम बाकी इतनी बकवास करने की तुमको ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा आइकॉनिक डायलॉग है। तो कई बार क्या होता है, आप कहीं बात कर रहे हैं किसी बड़ी जगह पे और आप बहुत कन्विंस कर रहे हैं किसी को, और सामने वाला कहता है यू हैड मी एट हेलो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। जब वो कल्चरल रेफरेंसेस आपको आने लगते हैं तो आपको मज़ा आता है। मैंने देखा ये गैप है, लोगों को मज़ा आएगा सुन के, कोई बता नहीं रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है, तो मैंने दूसरा वीडियो चालू कर दिया। फिर मैंने देखा इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, मुझे बहुत, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ना फाइनेंस, इकोनॉमी,
बिजनेस ही फाइनेंस से तो आपने एमबीए भी क्या रखा है? मेरा माइनर फाइनेंस था, मेजर मार्केटिंग था। Okay. बाकी जब 7 साढ़े 7 साल मैंने एज अ फाइनेंस मैनेजर रादर क्रेडिट मैनेजर एसबीआई में काम किया है। तो मेरा है डोमेन, शेयर बाजार में पैसा डुबोया है, तो फाइनेंस अपना है, खून में है। तो अब मैंने देखा कि लोग फाइनेंस पे या उस पे बहुत अच्छे वीडियोस नहीं बन रहे, और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत बड़ी जनता होगी जो सुनना चाहती होगी। एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, आपके जैसे प्रोफेशनल्स हैं। अब मुझे मज़ा आता है, तो वो मेरे को तीसरा गैप मिल गया। आई स्टार्टेड माई थर्ड चैनल। मूवीज़ पे मुझे सेम चीज़ लगी, बुक्स पे मुझे सेम चीज़ लगी, मेरा फोर्थ एंड फिफ्थ चैनल। तो आई केप्ट ऑन सर्चिंग कि मुझे किस में मज़ा आता है, लोगों को किस में मज़ा आएगा, और गैप कहाँ पे है। जो पैटर्न मैंने देखा कि एक तो आपने गैप पकड़ा, जी लोगों के इंटरेस्ट को पकड़ा, बिल्कुल, और अपने इंटरेस्ट को पकड़ा। और कंसिस्टेंसी तो चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि आपके वीडियोस आते ही आते हैं। जी मेरे 2 चैनल पे वीडियो हमेशा आएंगे। भले आप शादी में हो, भले आप ट्रैवल कर रहे हो, नहीं टाइम मिला तो कार के अंदर बैठ के ही शूट कर दिया। बिगेस्ट थिंग इज आई लव टू मेक कंटेंट, मतलब इट्स नॉट समथिंग एल्स, मुझे मजा आता है। मतलब मेरे को जीवन में लगता है कि हाँ यार, ये चीज करने में जीवन का आनंद है। मुझे कई लोग बोलते हैं कि यार हम कंसिस्टेंट कैसे रहे। मैंने कहा कंसिस्टेंट रहे कैसे रह गया होता है, मजा आना चाहिए तुमको। अगर तुमको मजा आएगा तो तुम खुद रहोगे। सही बात है। आप उसको नौकरी की तरह क्यों कर रहे हो यार? सही बात। नौकरी थोड़ी है वो तो जीवन का आनंद है। एक बड़ा अच्छा केस हुआ था, राज कपूर साहब से किसी ने पूछा था, उन्होंने कहा था कि फिल्मों के बारे में, सफलता के बारे में। उन्होंने कहा देखो, बहुत बंगले बनाए, बहुत प्रॉपर्टी बनाई, फिल्में चली भी, फ्लॉप भी हुई, लेकिन आनंद फिल्म बनाने का था, बाकी जो है वो बाय प्रोडक्ट है। तो यू नीड टू, अभी आप और हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट चलेगा, आपको मुझे दोनों को खुशी होगी, लेकिन ये बनाने की खुशी भी होनी चाहिए, मिलने की खुशी, बात करने की खुशी बात होनी चाहिए। तो जो कंटेंट बनाने की टचवुड मुझे खुशी होती है, वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और ये वो ही जरूरी भी है। मैं भी हमेशा अपनी टीम के साथ डिस्कस जब भी करता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी अगर जो भी हमारा क्लाइंट है उसको हमेशा वैल्यू क्वालिटी प्रोवाइड करो। पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट, क्योंकि अगर मैं आपसे अभी पैसे मांगूंगा तो आप मुझे पैसा नहीं देंगे। सही है। बट अगर मैंने आपको क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी सर्विस दे दी तो उस चीज के लिए आप मुझे पैसे दे दोगे। आएगा ही ना सामने वाला, और कहाँ जाएगा, उसको मालूम है यहीं पे वैल्यू मिल रही है। बट लोगों का अलग वो होता है कि जैसे अभी भी क्या होता है, मेरे पास कई लोग आते हैं जी, टीम में ही आते हैं कि सर पहले इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा दोगे तो हम आपके यहाँ काम करेंगे, तो नहीं करेंगे। या फिर वो ये नहीं देखते कि यहाँ हमको काम करने से वैल्यू क्या मिल सकती है, क्या सीखने को मिल सकता है। प्रोबेबली देखिए, उसमें उस व्यक्ति की गलती नहीं है, उसको कंडीशन ही ऐसा किया गया है। ओके। और अच्छी बात है कि हर आदमी में विजन नहीं है क्योंकि हर आदमी में अगर विजन आने लगेगा तो विजनरी आदमी के लिए तकलीफ हो जाएगी। मैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे जब लोग क्रिंज बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग बड़ी बात नहीं करते। मैं कहता हूँ यहाँ से कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन हट गया अपना, कंपटीशन हट गया। और मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, आपको बता रहा हूँ ना। मैंने आपका एक वो रील सुनी थी, वीडियो सुना था जिसमें आप ड्रग्स वाली बात कर रहे थे जी, कि अच्छा है लोग ड्रग्स लेते हैं, आपका कंपटीशन कम हो रहा है। मैं इसको ऐसा लेता हूँ कि मैं तो नहीं चाहता कोई ड्रग्स ले, मैं तो चाहता हूँ ना लोग बड़ी क्लीन लाइफ, हेल्दी लाइफ जिए। मैं खड़े होके, मैं पहाड़ पे खड़े होके कहने को तैयार हूँ कि भैया मत लो, गलत चीज है, गलत चीज है। लोग रोक देंगे क्या? नहीं रोकेंगे। तो वो मेरा वेस्ट है। फिर अगर मैं वो एफर्ट कर रहा हूँ तो इट इज़ जस्ट फॉर, मतलब पता नहीं मैं किसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ। जब मुझे दिख रहा है, मुझे जैसे मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं सोशल इशू मेरे लिए है वो ट्रैफिक है, सेफ रोड्स है। वो मैं बहुत उसमें, मतलब आई फील सो पैशनेट अबाउट इट कि मैं चाहता हूँ इस देश का ट्रैफिक सुधर जाए, रोड सेफ हो जाए। ये मेरा पैशन प्रोजेक्ट है, मैं कुछ करूँगा उसके लिए। लेकिन मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा सर, मतलब उससे वो मैं कभी प्लान आउट करूँगा कि मुझे वो कैसे करना है। ड्रग्स में भी वही वाली बात है। समबडी आई लव्ड, उसने ड्रग्स लिया एंड इट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। द बाय वाज, मैंने सुना है ना, आई वाज लाइक व्हाट आर यू डूइंग एंड यू आर प्राउड ऑफ इट। इट ब्रोक मी फ्रॉम इनसाइड। मैंने कहा, यू लव्ड मी और यू डोंट लव मी, इट्स अ वेरी सेपरेट थिंग, बट हाउ कैन यू डू दैट? But somewhere or other people think it's a very cool thing to have drugs.
माय स्टूडेंट्स, मैं बोलता हूँ तुम लोग को लगता होगा कि ये बड़ा कूल है, आपको खोखला कर रहा है ये। प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे बोलने से कोई बंद नहीं करने वाला। मैंने कहा तो आप तो ना इसको और बढ़ावा दो, तो जो नॉन सीरियस प्लेयर्स हैं वो ढंग से हट जाए, भाई गलती से भी उसको नौकरी ना मिले। भाई तू डिजर्विंग है, तू बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, और कोई अनडिजर्विंग आदमी आएगा उस दिन क्योंकि वो क्लीन है और तेरा जॉब ले जाएगा, वो फिर अगले दिन से ड्रग्स चालू कर देगा। उससे तो बेहतर है कि अपन उसको थोड़ा और इनकरेजमेंट करें। तो पीपल हु थिंक इट इज कूल टू हैव ड्रग्स, वो अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या? तो वो उस दिन कूल क्यों नहीं है अपने बच्चों को दूध की जगह डाल के देना अफीम उसमें थोड़ा सा? आप जानते हैं सही और गलत क्या है, यू नो। अब वो आपने बहाने बना दिए कि हमारा कंसंट्रेशन तभी आता है, हमारी क्रिएटिविटी तभी आती है। तो भाई अच्छी बात है, थोड़े और कंसंट्रेशन लाओ, थोड़ी और क्रिएटिविटी लाओ, ढंग से लाओ, सही बात। लाके खत्म करो। तो मैं उसको उस वे में कहता हूँ, और क्योंकि जब आप किसी को टोंट मारते हो, इट इज मोर इफेक्टिव। मैंने तो क्लास में बोला है कई बार, आदमी को आप जब डायरेक्टली किसी चीज के लिए मना करते हो ना सर, वो इम्पैक्टफुल नहीं है। जब आप उसको इनडायरेक्टली, ह्यूमर इज द बेस्ट वे। कल आई वॉज इन अ मीटिंग, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के कुछ लोगों से हमारी चर्चा हो रही थी कल स्वच्छ भारत अभियान को लेकर रूरल में। तो कुछ ऐसी कर रहे थे कि इन्फ्लुएंसर्स को क्यों ना इंक्लूड किया जाए। तो मैंने उनसे यही कहा, उन्होंने कहा आपका क्या आइडिया है? मैंने कहा आप जाके चिल्लाइए, कचरा मत फैलाओ, कचरा मत फैलाओ, तो कुछ नहीं होता। यू हैव टू से इट इन अ वेरी ह्यूमरस वे कि वो उसको टच हो। ह्यूमर इज माई वे ऑफ सेइंग इट, कि वो चीज़ स्टिक आपको कब होगी? सही बात है। वो स्टिक आपको तब होगी जब वो चीज़ बड़ी ही इनडायरेक्टली आपसे बोली जाए। तो मैं तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि लोग ड्रग्स ना लें, बट मैं उसको इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ। दिस वाज माय थिंकिंग प्रोसेस एक्चुअली। आपने जो ट्रैफिक की बात निकाली ना जी। अभी मैं भूटान गया था, ओके। 2 साल हो गए मेरे को गए। जी। आपको मालूम है भूटान में ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। हाँ, मैंने पढ़ा था कहीं पे। मैं देख के आया, अगर आपकी गाड़ी आ रही है और उसको दूर से दिख जाता है कि कोई रोड क्रॉस कर रहा है, वो बहुत पहले अपनी गाड़ी रोक लेगा। आप सर विश्वास नहीं करेंगे, भोपाल वाज लाइक दैट। मतलब ये शहर, मेरा शहर, मुझे प्रेम है इस शहर से। मैं मतलब आई वाज प्रोबेबली इन कॉलेज डेज और स्कूल डेज, लोग कोई क्रॉस करता था, लोग गाड़ियाँ रोक लेते थे। पता नहीं क्या हुआ बीच में, ये एवरीबॉडी एकदम से जल्दी हो गई सबको। और एक ही चौराहा मैंने देखा जी जहाँ पे पुलिस वाला खड़ा हुआ था जी देखने के लिए और सबसे बिजिएस्ट चौराहा था वहां का वो। जी जी जी। पर वो भी वहां मैनेज नहीं कर रहा था। हाँ ऑफ कोर्स। दे आर वेरी पर्टिकुलर। पार्किंग एरियाज में दे आर वेरी पर्टिकुलर। उनको मालूम है यहाँ पार्क होना है तो यहीं पार्क होना है, और कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है उसके ऊपर कि यहाँ गाड़ी खड़ी करके चले जाएगा तो लॉक लग जाएगा तेरे गाड़ी के टायर में। एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट मैंने पढ़ा था, उसमें ये थॉट था कि जब भारत ब्रिटिशर्स के अंडर था तो नियम तोड़ना हीरोइक होता था कि आपको दबा रहा है ब्रिटिशर और मैंने उसका नियम तोड़ा तो वो हीरोइक है। दांडी मार्च में क्या किया आपने? नियम तोड़ा ना, तो गांधी जी हीरो हैं हमारे। लेकिन हमने ये रियलाइज नहीं किया कि 47 के बाद हमारे देश में हमारी सरकार है और हम अभी भी उस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाए कि नियम तोड़ना हीरोइक नहीं होता। मुझे ऐसा कई बार लगता है क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ इतनी खोखली है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालते नहीं, आपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, क्योंकि आप तो ड्रग्स ले रहे हो ना। आप तो तेज गाड़ी चलाओगे तो आपको लगेगा मैंने कुछ हीरोइक कर लिया, मैं रेड लाइट क्रॉस करूंगा, मैं गलत जगह पे पार्किंग करूंगा, आपको लगता है यू आर हीरोइक और रॉन्ग साइड गाड़ी ले जाते हो आप, क्योंकि एक्चुअली आप कोई वैल्यू क्रिएट करने की पोजीशन में नहीं हो। अमिताभ बच्चन चलाएंगे क्या रॉन्ग साइड गाड़ी? रॉन्ग साइड और नो पार्किंग में आपको लगता है कि तेंदुलकर गाड़ी लगा देंगे क्या? उनको किसी को कुछ साबित नहीं करना। तो ये वो व्यक्ति ज्यादा है जो देश में कलह मचाए हुए हैं, जिनको पता है कि उनके पास कोई वैल्यू है नहीं। हम चिल्लाएंगे नहीं, शोर नहीं मचाएंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो लोग हमको देखेंगे भी नहीं। तो ये न्यूसेंस वैल्यू है सर। अगर आप में एक्चुअली वैल्यू है, हेलमेट नहीं पहनना, मैं देखता हूँ सर लोग हेलमेट लेते हैं ऐसा हाथ में ले लेते, हाथ में रखें, यहाँ फंसा होगा, हाँ, बीच और में जैसे रखा होगा, देखेंगे हाँ जैसे ही आया तो फिर फंसा लिया। आप बता रहे हैं कि आपको आपकी लाइफ की वैल्यू नहीं है, चालान कटवाने से डर चालान लगता है। करना है। तो आप तो खुद ईश्वर को यही बोल रहे हैं ना
जल्दी उठा रहे। जल्दी उठा ले। मैंने एक बहुत एक कॉमेडी एक छोटा सा स्क्रिप्ट सोचा है इस पे, अभी बताऊंगा तो लोग चुरा लेंगे, तो बट इन फ्यू डेज आई विल कम अप विद इट ऑन दिस हेलमेट थिंग ओनली। उससे एक सबसे बड़ा यहाँ का प्रॉब्लम ये भी है कि लोग थूकना बहुत पसंद करते हैं, अरे दीवालों को रंगना बहुत पसंद करते हैं। मैं सर रहा हूँ सौराष्ट्र में, ये कुछ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप सौराष्ट्र रीजन में जाएंगे तो वहाँ मैं थिएटर्स में जाने से घबराता था। थिएटर्स मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लेक्सेस। क्या बात है। मैं बता नहीं सकता, जो फिल्म कई बार इतनी अच्छी लग जाती थी कि मैं बड़ा ये सहन करते हुए वहाँ बैठता था। इट वॉज सो अनफॉर्चुनेट। मतलब भोपाल में है, भोपाल में कुछ नहीं है। यू गो टू सौराष्ट्र रीजन, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई नो अबाउट, और भी रीजन्स होंगे ऐसे। वहाँ पे आप पाँव बचा के चलना पड़ता है कि कहाँ से क्या आ जाएगा। आई कांट बी मोर एक्सप्लिसिट अबाउट इट क्योंकि फिर मज़ा नहीं आएगा, बट अगेन बीमार कर रहा है वो आपको, और अगेन मतलब गंदगी फैला रहा है। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ सर। लोग नॉर्मली गुटखा इसलिए खाते हैं क्योंकि उनको बहुत मजदूरी के काम करने हैं, मेहनत के काम करने, रात भर गाड़ी चलानी है, तो गुटखे से थोड़ा सा दे फील कि हमें एनर्जी आ रही है। एक है माइंडसेट। ये माइंडसेट है? नहीं, ये सच में ऐसा होता भी है? भाई चाय पीते तो अच्छा लगता है ना सर, भाई काली कॉफी पीते हैं तो नींद उड़ती है ना, तो यानी कुछ तो है, ड्रग्स नहीं है बट एक स्टिमुलेशन तो है। अब जो स्टिंग आ रहा है, यू नो स्टिंग एनर्जी ड्रिंक 20 रुपए का, सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये मजदूरों में। अच्छा। इट इज रिप्लेसिंग गुटखा। बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत हाई शुगर लेवल है उसका। तो गुटखा कौन सा फायदेमंद है? कम से कम गंदगी तो कम हो रही है। नहीं, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड। स्टूडेंट्स बहुत पी रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और मजदूर बहुत पी रहे हैं। मील रिप्लेसमेंट की तरह यूज हो रहा है सर। कि आज खाना नहीं खाना, चलो मैं पीता हूँ। मेरी मदर कुछ टाइम पहले हॉस्पिटलाइज थी, मैंने भी पिया है, बट उस टाइम मुझे एक्सट्रीम कंडीशंस थी मेरे लिए, कि मैं और मेरे फादर थे, हम लोग टेक केयर कर रहे थे। अब रात को एकदम से भूख लग सकती है, आप हॉस्पिटल में हो, कुछ खाने को नहीं है, 4 बार हॉस्पिटल में ऊपर नीचे होना है, तो वो मैंने डेली पिया है फॉर अ वीक और सो, आई विल एडमिट। बट वो मुझे उस टाइम लगता था कि आई नीड सम एक्स्ट्रा एनर्जी, बट दिस इज व्हाट इट इज। 2000 करोड़ के ऊपर का ब्रांड हो चुका है। बाय द वे, हम स्टिंग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये हमारा देखिए, हमारा तो हर प्रकार पे चर्चाएं होती है, डिस्कशंस है हमारे यहाँ। स्टिंग की कोई ब्रांडिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। जिसको पीना पियो, जिसको नहीं पीना नहीं पियो, वो है मतलब इट इज अ लिटिल बिट अनहेल्दी। बहुत उसमें कैफीन होता है, हाई लेवल कैफीन होता है। तो बट लीवर को भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। हो गई, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो हो गई। इतना हाई कैफीन कई देशों में अलाउड होता ही नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बाउंस बैक किया है जी। एक छोटा सा बता देता हूँ ऑडियंस के कि क्या क्या हुआ आपकी लाइफ में। सबसे पहले आप एक्सिस बैंक में आए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यूटीआई बैंक नाम था। हाँ, सॉरी, उस टाइम यूटीआई बैंक था, फिर वो यूटीआई। वहां से फिर आप एसबीआई। मैं स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब मर्ज हो गया था दोनों का। मर्ज भी हो गया था। मैं बता देता हूँ थोड़ा। 2007 में मैंने स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र ज्वाइन किया एज अ प्रोविजनरी ऑफिसर। ठीक है। 2008 में वो मर्ज हो गया एसबीआई में। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमें तनख्वाह बराबर की नहीं मिलती थी, क्योंकि हम छोटे बैंक से आए थे, तो हमारे जूनियर्स को हम ज्यादा तनख्वाह मिलती थी। अच्छा। हाँ, वो टेक्निकलिटी थी। अब मेरा मन खराब हो गया, तो एसबीआई में स्केल 2 की डायरेक्ट पोस्ट निकली थी, जिसमें कोई भी एमबीए वाला अटेम्प्ट कर सकता था। तो मैंने उसमें अटेम्प्ट किया। 2010 में रीजॉइंड एसबीआई। हाँ, तो उस प्रकार से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यस, फिर एसबीआई में 2014 तक था। तो एसबीआई में ऐसा क्या हो गया आपने एसबीआई छोड़ दिया? एसबीआई में ये वर्क हुआ, कल्चर खराब है उसका। वर्क कल्चर नहीं क्या है सर, मतलब 20-25 हज़ार ब्रांचेस हैं। एक हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा, तो ये कह देना कि बैंक अच्छा नहीं है बहुत गलत चीज़ है। मेरा अनुभव, मेरे जितने मुझे बॉसेस मिले, एक से बढ़कर एक बढ़िया लोग, ऑनेस्टली 2 खराब मिले। उनमें से भी दूसरे वाले के साथ मैं आज भी काम करने को तैयार हूँ। अनुभव खराब था, लेकिन वो आदमी बहुत फेयर था। एक आदमी ने मेरा मन खराब कर दिया, बहुत बुरा। इतना प्रेशर उसने मुझ पे डाला, और जो सुपर बॉस था मेरा, उसने भी बहुत प्रेशर डाला।
तो मैं 750 करोड़ की ब्रांच में था और मैं उसको संभाल रहा था, तो मुझे बहुत सारे सपोर्ट्स होने चाहिए मेरे पास। बट ऐसा लग रहा था कि आप अकेले बैंक चलाना चाह रहे हैं। एवरीबडी एल्स इज लाइक कि यार हम कैसे बच जाएं। आप जब लोन देते हैं तो लोन के साथ क्या है, बहुत सारे रिस्क जुड़े होते हैं। मैंने किसी कंपनी को लोन दिया और लोन डिफॉल्ट हो सकता है, तो लोन देना एक बैंक के लिए एक बहुत प्रोसीजर का काम होता है। उसके हमारे बहुत सारे प्रोसीजर हैं, तो वहाँ हर आदमी अपनी स्किन बचाने में लगा हुआ है और आप सोच रहे हैं यार धंधा कैसे करें, या मैं मेरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एरिया में कैसे पूरे करूं। तो एक दिन समझ में आया यार हम ही कर रहे हैं, बाकी सब तो बचा रहे हैं। इन बिटवीन उस आदमी ने इन ह्यूमन प्रेशर्स मेरे ऊपर डाले। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप सुबह सुबह ब्रांच पहुंचे और आपका ब्रांच मैनेजर आपको कह रहा है कि तुम मर जाओगे, मतलब नॉट फिजिकली बट तुम्हें भगा देंगे, तुम्हारा डिफॉल्ट हो जाएगा, तुम्हें नौकरी से भगा देंगे, तुम पे केस हो जाएगा और आप दिन में तुमने ये गलत किया है, तुमने वो गलत किया है। हुआ ये था कि एक आध बार मैंने उस पर चिल्ला दिया था फॉर व्हाटएवर रीजंस। तो उस आदमी ने उसको सीरियसली पर्सनली ले लिया, उसने खुन्नस में ले लिया। जो भी रीजन था मेरे एक दो बार चिल्लाने का उस पर, हो जाता है कई बार, सीनियर था मेरा, उसने इतना प्रेशर मेरे ऊपर क्रिएट करना चालू किया। अच्छे काम की कोई कदर नहीं थी, गलत काम पे वो रोज आपको परेशान करता था। मैं सुसाइडल हो गया। एक दिन ये स्थिति थी कि अगर मैं घर में मेरे जहर होता तो आई मे हैव कंज्यूम्ड इट। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि मरना ही है तो एसबीआई वालों के लिए क्यों मरूं, कुछ मतलब रोमांस के लिए मरेंगे इसके लिए क्यों मरना है। फिर मैंने कहा अच्छा वजन ज़्यादा ही था, मैंने कहा बीपी शुगर हो जाएगा, निकल लो यहाँ से। तो जो हमारी बात हो रही थी ना कि चीज़ों से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, उस टाइम सही समय पे सही समय में निकलना। फिर आई रिजाइंड। वो बॉसेस जा चुके थे मेरे, बट जो नए बॉसेस थे वो अच्छे थे, बट कल फिर कोई गधा आ जाता। फिर आपका कैफे वाला ड्रीम? कैफ़े का ड्रीम ये था कि उसके बाद मैं मेरे मौसा जी के साथ कैफ़ा खोलना चाहता था। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ी है 28 दिन बाद ही पास्ड अवे, तो वो ड्रीम हो नहीं पाया। तो मैं फुल टाइम शेयर ट्रेडिंग में चला गया और वहाँ सब बर्नआउट कर दिया। वहाँ बर्नआउट कर दिया। 1.5 साल में मैंने 30+ लाख का लॉस कर लिया था FNO में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो उसके बाद मैं पूरी तरीके से इमोशनली आई वॉज डैमेज्ड, क्योंकि फिर आप कहते हो एक सरकारी नौकरी आप छोड़ के आए हो, उसके बाद आपने पूरा पैसा डुबो दिया है, तो यू आस्क योरसेल्फ कि क्या तुम किसी लायक हो। किस इंटेंशन से गए थे कि मैं मिलियनर बन जाऊंगा? पैसा तो कमाने का मतलब कमाया था। देखिए उस टाइम गलती क्या की, जैसे पैसा आया उसको फिर लगा दिया, उसको एंजॉय कभी नहीं किया। ये लाइफ ने सिखाया। इसी होप में कि ये डबल होते चले आए। हाँ। तो मुझे उसके बाद से 2 चीज़ें मेरी लाइफ में बड़ी हुई। एक तो जो मेरा पूरा लॉस हुआ, मैं कई बार बाद में जब इमोशनली तो पूरा स्ट्रेस में था, जब बाहर निकला था थोड़ा सा, फिर आई फेल्ट बेटर कि यार ये पैसा खर्च कर देता, एंजॉय कर लेता। लेकिन सिखाया उस पैसे ने जो डूबा उसने मेरे को जीवन में बहुत स्ट्रांग बनाया। तो वो अपनी जगह उसने अपना रोल प्ले किया, लेकिन मुझे लगता है यार बाइक ले लेता, घूम लेता, वर्ल्ड टूर कर लेता, लेकिन हमने डुबो दिया। फिर आया डिमोनेटाइजेशन, लोगों की तो अरबों की संपत्तियां निपट गई। तो मैंने कहा ना पैसा जो होता है वो खर्च करने के लिए होता है। मैं बहुत क्या कहते हैं इसे, कंजूस व्यक्ति रहा हूँ जीवन में। खाने पीने पे, किताबों पे और फिल्मों पे बहुत खर्च किया। कभी क्लोथिंग और घूमना फिरना मैंने कभी नहीं किया। लेकिन आफ्टर माय पर्सनल इशू एंड डिमोनेटाइजेशन मैंने कहा नहीं, जो चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ, अच्छी लग रही है, उसमें पैसा लगा दूंगा। अभी भी फर्जी नहीं करता, लेकिन अब क्या है, जीवन में इस बात पे निर्भर नहीं कर सकता कि आज मेरे शेयर बाजार में नुकसान हुआ है। मेरा लाइफ तो अच्छा ही होना चाहिए। तो क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी कि जीवन भर का पैसा इकट्ठा रहता है और वो खत्म हो जाता है। तो खर्च करना आना चाहिए आपको, इंजॉय करना आना चाहिए। मैं आज भी ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, पर आज भी स्लीपर से ट्रैवल करते हैं। नहीं, वो अगर उनका एक कॉन्शियस चॉइस है कि मुझे पसंद है या पैसा बचाना, ये डिफरेंस नहीं, उनका क्या है कि पूरे टाइम पैसा हाई पैसा करना बढ़िया है, और एट द टाइम स्लीपर भी ट्रैवल करना। मतलब उनके बाद अफोर्ड प्लेन को भी कर सकते हैं। नहीं जैसे करोड़ों रुपए हैं घर पे। नहीं, अब जैसे कोई होता है ना जो ट्रेन के स्लीपर को एंजॉय कर रहा है,
नहीं, दे डोंट एंजॉय, क्योंकि वो तो वहां फिर- से आने के बाद फिर वो क्रिटिसाइज भी उसी हिसाब से करेंगे। फिर किसी यार का- ऐसी स्मेल आती है, वो ये होता है, और उसके बाद क्या है? अगली बार भी स्लीपर में ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो या तो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, या फिर अपने आप को लेवल अप कर लेना चाहिए। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास रखता हूँ सर। क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? एग्जिस्ट करता है? तो आपका विश्वास है। मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। कभी कभी लगता है करता है, कभी कभी डाउट आता है, लेकिन मैं मानना चाहूंगा कि करता है, क्योंकि उससे होता यह है कि आप पॉजिटिव फील करते हैं। अच्छा, देखिए, आप इसको ऐसे मानिए कि एक ना एक दिन तो जाना है ऊपर, उस दिन तो कुछ मैटर नहीं करेगा प्रोबेबली, लेकिन आज से उस दिन तक हम अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये फील करेगा। अब मैं पूरे टाइम सोचूंगा कि यार ये तो काम नहीं करता, अरे यार मेरा तो जीवन खराब है, तो बहुत मजा आ रहा है क्या ये सोच के? नहीं यार, और ये सोचूंगी नहीं, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, सब सोचूंगा तो अच्छा होगा। तो जब तक जीवित हूं तब तक अच्छा फील करूंगा। अब होता है या नहीं होता है, वो आपका विश्वास है, मेरा है कि होता है। एक दिन मैं अपने फ्रेंड के साथ वॉक कर रहा था, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है ऋषभ। मैंने कहा ऋषभ, या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या तो वो काम नहीं करता। नहीं करता, एक ही चीज हो सकती है वो। उसने कहा भैया, मैंने कहा एक चीज मान लो और खत्म, फिर दिमाग मत लगाओ। तो हमने उस दिन मान लिया कि करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, उस पर दिमाग नहीं ला रहा। आता है दिमाग ऑनेस्टली, बट हमने मान लिया कि करता है। वो क्यों करता है उसको लॉजिक नहीं चाहिए हमको, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई बोलता है लॉजिक मत लगाओ। और ये करके अगर मुझे खुशी मिल रही है, मैं जीवन को आनंदित हो रहा हूँ, ये सोचने से तो बेहतर है ना कि हालत खराब है। एक दिन तो जाना ही है, उस दिन तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो उस दिन तक हाय 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 करता रहूं, या वाह यार बढ़िया है करता रहूं, ये तो मेरे ऊपर है। तो मैं आई चूज टू बिलीव। और कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि आपको लगेगा यार ये तो करता है। मैं एक छोटा सा बहुत फनी इंसिडेंट सुनाता हूँ आपको। 6 नंबर है, चौपाटी है वहाँ। एक दिन अपने मित्र के साथ वहाँ गया, मैंने अपनी स्कूटर लगाई और 2 सेकंड बाद पीछे गाड़ियाँ लग गई। मैं कह रहा यार इतनी सारी गाड़ियाँ लग गई, मैं निकालूंगा कैसे? 2 मिनट बाद नगर निगम आया, पीछे की सारी गाड़ियाँ लेके चला। मैंने कहा ये तो चल रहा है भाई। तो मतलब होता है। अब अगेन विश्वास है आपका, वो मैं नहीं कह सकता। तो हमारी बात कहाँ से शुरू हुई थी, मैं तो भूल ही गया। तो हम थे शेयर पे। शेयर से हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आए थे। तो उसने ये सिखाया उस चीज़ ने कि आप मन अच्छा रखें, खर्च। हाँ, मैं कह रहा था मान लीजिए आपके पास पैसा है, मेरे पास पैसा था, मैं शेयर ट्रेडिंग कर रहा था, कभी कभी कमा रहा था, क्या मैं उसको एंजॉय कर रहा था? नहीं कर रहे थे। तो मैं क्या कर रहा था, और लगा। तो ईश्वर ने कहा जब तुझे एंजॉय ही नहीं करना तो पैसा क्यों चाहिए तुझे? खत्म। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, भले ही आज मैं लॉस में बैठा हूँ, शेयर बाजार अभी भी करता हूँ, मैं कहता हूँ तो अगर आज मेरा लॉस हुआ है तो आज मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। ये आपको समझना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। वो एक दिन तो बहुत पैसा कमा ही लेंगे, उस दिन ये मैटर ही नहीं करेगा कि आज आप लॉस में थे या नहीं थे। सही और बात। भगवान की दया से अपन उतने लॉस में नहीं है। अपन ने बहुत सारी चीज़ें बेहतर करी, कोशिश किया कि पैसा नौकरी से भी आ जाए, कुछ और काम करके भी आ जाए। तो आइसक्रीम आज भी खाओ, केवल उस दिन खाओगे क्या जिस दिन पैसा कमा रहे हो। तो ये लाइफ की सीख है कि यू नीड टू बी हैप्पी। एक ने कहा था कि अगर आप सिर्फ उस दिन काम करेंगे जिस दिन आपका मूड अच्छा है, तो जीवन में बहुत आगे जा नहीं पाएंगे। सही बात है। जिस दिन मूड अच्छा नहीं, उस दिन भी अच्छा काम करना पड़ेगा। सही बात। चॉइस नहीं है आपको। चॉइस नहीं है आपके पास, नहीं तो ये जो सीखने वाली बात जो आपने करी, जो मेरी पास्ट लाइफ रही है, जी बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि यार अब ये चीज मेरी लाइफ से, जैसे मैंने आपको अपनी कंपनी के बारे में बता रहा था, तो मैंने बंद कर दिया सब जी कर। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ स्किल्स जो मुझे वहां सीखी हुई थी, अब वो कहाँ काम आने वाली हैं? आती हैं सर। ठीक है, अब वही स्किल्स काम आ रही हैं। होता है। इससे ये मुझे रियलाइजेशन हुआ कि लाइफ में कुछ भी सीखा हुआ बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता है। वो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, और जो वो बोलते हैं ना कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, वो उस समय नहीं समझ में आता है। नहीं। बट अगर आज मैं पिछले 10 साल की कड़ियों को कनेक्ट करता हूँ कि ये क्यों हुआ था, फिर ये क्यों हुआ था, फिर ये क्यों हुआ था, तो शायद आज मैं जहां बैठा हूं मैं वहां बैठा ही नहीं होता अगर वो सब नहीं हुआ होता। बिल्कुल। मैं छोटा सा मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो पढ़ाने में भी बहुत कंप्लेंट गई मेरी कि सर अच्छे से नहीं पढ़ाता। तो मैंने उसमें चेंजेस किए, कहानियाँ सुनानी शुरू की।
तो ये जो आज कहानियाँ इंस्टाग्राम पे सुना रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस तो पढ़ाने में हुई है। तो वो अगर मैं कह देता कि वो पढ़ाना तो वेस्ट ही था, ये कैसे वेस्ट था? आपने सीखा, आपने नौकरी करी, तो नौकरी में आपने फाइनेंस सीखा, बहुत सारी पब्लिक डीलिंग, हज़ारों चीज़ें सीखी। कहीं न कहीं वो आपके काम में आता है। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, एसबीआई का मित्र है मेरा, तो वो पीपी जी बोलता था मेरे को, प्रभात पोद्दार के आगे जी लगा देता था। बोला पीपी जी, बोला मेरे पास 3 डिग्रियाँ हैं। अच्छा, बोला तीनों अलग-अलग हैं। एक एमबीए की है, केमिस्ट्री की है और एक कोई और बताई थी मैंने कहा ठीक है। बोला मैं हमेशा कहता था ये 3 डिग्रियों का फ़ायदा क्या है? करना क्या है? ये कोई रिलेटेड ही नहीं है। बोला फिर? बोला जब स्केल टू एसबीआई का इंटरव्यू दिया तो 3 इंटरव्यूअर थे, तीनों एक-एक डिग्री वाले थे। एक केमिस्ट्री का आदमी था, एक एमबीए का था और एक वो तीसरे वाला था। तीनों ने अपने-अपने सवाल पूछे। वेस्ट तो बोला नहीं हुआ मेरा। अब काम आ गया ना उस दिन। आ गया आपका। तो आपको कैसे मालूम? आप कुछ भी सीखते हैं सर। कन्वर्जेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है सर। कन्वर्जेंस ये कहती है कि जीवन में कोई भी नई चीज़ नहीं है। एग्जिस्टिंग चीज़ों को मिला के, 2 या 3 चीज़ों को या ज़्यादा चीज़ों को मिला के नई चीज़ बनी। मोटर अवेलेबल थी, ठेला अवेलेबल था, दोनों को मिला के कार बन गई। तो आज जैसे ही एक नई चीज़ आप सीखते हैं, लेट्स से मैं आपसे एक बात करूं कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि खेती बाड़ी कैसे होती है या माली का काम कैसे करता है, मुझे नहीं आता। जिस दिन मैं वो माली का काम सीखूंगा तो क्या उससे मेरे कंटेंट पे असर नहीं आएगा? क्या उससे मेरी वर्किंग लाइफ पे असर नहीं आएगा? क्योंकि वहाँ की कई चीज़ें मेरे एग्जिस्टिंग नॉलेज से मर्ज करती हैं और कुछ नया क्रिएट होता है। ये कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट है। मैं राइटिंग हमेशा से करता था, सस्पेंस थ्रिलर सब लिखता था। फिर जब वो कुछ एकदम इमोशनल घटनाक्रम मेरे जीवन में हुए, मैंने देखा मेरी राइटिंग चेंज हो गई सर। मेरे कैरेक्टर्स चेंज हो गए, मेरे कैरेक्टर्स के सोचने के पैटर्न चेंज हो गए। मतलब वो चीज़ अगर खराब थी तो आज तो मैंने उनके चक्कर में इंस्टाग्राम पे बोलना चालू किया। मेरा इंस्टाग्राम चला ही इसलिए क्योंकि मैं उस इमोशनल पेन से गुजर रहा था, तो मैंने कहा और भी कोई गुजर रहा होगा, लेट्स टॉक टू देम। तो अगर वो मैंने पेन सहा नहीं होता तो मैं किसको क्या बोल पाता कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो क्या आप उसके ऊपर भी कोई बुक लिख रहे हैं? नहीं नहीं, ये सब नहीं लिख रहा। मैंने एक कहानी ज़रूर लिखी थी, 19 पन्ने की कहानी। अरे बाप रे। तो वो मेरी अभी तक की सबसे बड़ी कहानी, जो मेरी पर्सनल स्टोरी थी। हाँ। फिर मैंने कहा भाड़ में यार, हो गया, कुछ नया लिखेंगे। नहीं तो आपने शेयर क्यों नहीं किया? 3rd बुक में प्रोबेबली करूंगा। इन दोनों की शादी का इंतजार कर रहा था। अच्छा नहीं लगता ना? तो शादी होगी दोनों की हो गई। चलिए, नाउ गेट्स आर ओपन। सर गेट्स आर ऑलवेज ओपन। आई ऑलवेज बाउंस बैक। अभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात कर रहे थे। जी। आपने बताया कि आपके हिसाब से वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो क्या आप स्पिरिचुअलिटी में भी विश्वास रखते हैं? जी, मैं बहुत विश्वास रखता हूँ स्पिरिचुअलिटी में। हुआ ये कि अगेन वन ऑफ अदर गिफ्ट दैट आई गॉट ड्यू टू माय मेंटल स्ट्रेस, मैं बहुत इमोशनली स्ट्रेस में था और आई थिंक कोविड की बात थी, तो बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की और ज़्यादा गुंजाइशें भी नहीं थी। तो एक दिन क्या हुआ, एक ऐप है, एक रैंडम ऐप है, उस पर मेडिटेशंस आते हैं, जो होता है ना गाइडेड मेडिटेशन, वो 2-3 मिनट का था। वो मैंने किया, मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा अरे तो सही लग रहा है, बट वो पेड था। मैंने कहा चलो 2-3 मिनट वाला किया। फिर मैंने कहा यूट्यूब पे ढूंढो, यूट्यूब पे शायद फ्री वाला मिल जाएगा। तो वहाँ थोड़ा सा देखा। फिर वहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई व्यक्ति आ गया, उसकी बातें सुनी। फिर और सुनते गए, अच्छा लगता रहा। थोड़ा टैरो वैरो देखे, तो वहाँ से फिर मेडिटेशन आए। फिर हमारे गुरुजी हैं, मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा गुरुजी ये इशू चल रहा है। तो बोला ठीक है, मैं बताता हूँ, ऐसा ऐसा कोशिश करके मेडिटेशन कर ले। तो वहाँ रेगुलर, थोड़ा अब बहुत रेगुलर नहीं कर पाया, अभी भी शायद इतना रेगुलर नहीं कर पाता, बट मेडिटेशन थोड़ा शुरू किया। और जीवन में धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी ने जो चीज़ें सिखाई, वो ये सिखाई कि आपको खुद को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लोगों को माफ़ करना आपको सीखना पड़ेगा, और उसके आगे ये सिखाया कि तुम कौन होते हो माफ़ करने वाले। मतलब हु आर यू, उसने गलत भी किया, तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि उसने कुछ गलत किया। तुम ये भी कौन होते हो कहने वाले ईश्वर से कि इसके ऊपर कोई प्रताड़ना होनी चाहिए। वो जो धीरे धीरे जो एक आता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बट जब हमारे साथ कोई गलत करता है तो उस समय तो दिमाग में आता है कि इसके साथ जरूर होना चाहिए ऐसा। हमने बहुत गाली दी है साहब, ऐसी कौन सी बात है। आज भी कभी कभी दे देते हैं, लेकिन
मैं आपको एक छोटा सा बता रहा हूँ गेस। हुआ ये कि मैं ऐसे वीडियो देख रहा था रॉबर्ट ग्रीन का। रॉबर्ट ग्रीन एक बहुत बड़े राइटर है, तो उनका आर्ट ऑफ सेडक्शन, 48 लॉज ऑफ पावर, उनकी बहुत सारी किताब है। तो एक बार उनकी किताब पे चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में जो सबसे बड़ा सेड्यूसर था आज तक का, वो बहुत सुंदर नहीं था देखने में। तो बोला फिर, बोला उसके अंदर एक भी डिफेंसिव बोन नहीं थी। बोला डिफेंसिव बोन नहीं थी मतलब, बोला वो किसी को जज नहीं करता था। आप उसके पास आओ, कुछ भी बोलो, ही इज लाइक हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। और बोला जो लोग उससे डरते थे 10 मिनट बाद वो नॉर्मल हो जाते थे उसके साथ। तो मैंने कहा क्या इस प्रिंसिपल को मैं मेरी लाइफ में हर जगह अप्लाई नहीं कर सकता कि मैं लोगों को जज करना बंद कर दूं? मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई गंदे से लेफ्ट साइड से कट मार के जाता, मन खराब हो जाता है। बहुत अपन भी चिल्ला चोट करते हैं, मन में तो गाली देते हैं। तो मैंने उस दिन समाऊ कहा कि चलो आज मैं किसी को जज नहीं करूँगा। आप मानोगे नहीं, आई फेल्ट सो लाइट। ओके। मैंने कहा कि यार इस आदमी के चक्कर में मैं पत्थर अपनी बॉडी में लेके घूम रहा हूँ अंदर के, और वो रिलीज हो जाता है। आपने कुछ मेरे साथ गलत किया, ठीक है, वो लड़की ने मेरे साथ कुछ गलत किया, ठीक, रादर देन कीप ऑन रिप्लेइंग कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, आप कहते हो हाँ ठीक है। स्टोइसिज्म जैसा थोड़ा सा। ऑफ कोर्स वो रोज आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते, वो आता है जाता है, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि जिस दिन मैं वो कर पाता हूँ उस दिन मैं बहुत रिलैक्स रहता हूँ। मतलब मैं कल अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था, तो यही चर्चा हो रही थी। तो मैंने कहा आप जिस दिन ये कहोगे कोई आके आपको गोली मार दे, और आप ठीक है मार दी, और वैसे कैसे मार दी? मैंने कहा नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर तुम उस मेंटल फ्रेम में आ पाओ कि कोई गोली भी मार के चला जाए तो मार दिया, ठीक है, क्या दिक्कत है, क्या जज करना है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा डिफेंस मत करना, मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। उस दिन आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि आप फिर किसी को जज नहीं कर रहे। कोई गलत भी कर देगा ना तुम्हारे साथ तो कहोगे हाँ ठीक है जा। तो वो स्पिरिचुअलिटी आप किसी को समझाओगे उसको नहीं समझ में आएगी। मैं एक दिन ऐसे कुछ पढ़ के गया, देखा था शायद शिवानी बहन जी का कुछ सुना था। उन्होंने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, सबसे पहले उससे माफ़ी मांगो। उससे माफी मांगो। उससे माफ़ी मांगो। यार ये कौन सी बात है? तो उन्होंने कहा कि देखो क्या है, ये तुम्हें लगता है ये तुम्हारा जो आज चल रहा है वही केवल लाइफ है, उससे कितने जन्म हो चुके होंगे, कितनी चीज़ें हो चुकी होंगी। कभी हो सकता है तुमने उसके साथ भी कुछ गलत गलत किया होगा, और हो सकता है आज तुम उसका रिपेमेंट कर रहे हो। अज्यूम करिए कि कोई व्यक्ति है जिसने आपके साथ जीवन में बहुत कुछ गलत किया, आपको गुस्सा आएगा। फिर अज्यूम करिए कि हो सकता है कि मैंने शायद इसके साथ कभी कुछ गलत किया होगा, तब आपको उतना गुस्सा आएगा क्या? बट इसका उल्टा भी तो हो सकता है उल्टा भी हो सकता है कि ये वो तो इस लाइफ में हमारे साथ गलत कर रहा है, हो सकता है, तो कल उसका कुछ हो जाए। फिर ऐसे साइकिल चलती रहेगी। आप डिसाइड नहीं कर सकते ना। जैसे मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है दानिश, एक दिन हम उससे यही चर्चा कर रहे थे, तो उसने कहा था कि किसकी, हमको लगता है जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन से हमारी साइकिल चालू हुई है। आपको नहीं पता किसकी साइकिल कितनी बार रोटेट हो चुकी, कहाँ से शुरू हुई कहाँ खत्म हुई। आपकी और मेरी साथ में नहीं चल रही है, हो सकता है 15 साइकिल अलग चल रही हो। बोला आप कैसे डिसाइड करोगे कि किसका क्या कनेक्शन है? मैं तो आपसे कहता हूँ लाइफ इज अबाउट द स्टोरीज यू टेल योरसेल्फ। जो आपके जीवन की कहानी आप खुद को सुनाओगे वो आपकी रियलिटी है। आप अपने आप से बोलते रहो कि मेरे साथ गलत हो गया, मैं विक्टिम हूँ, आप जीवन में उठ नहीं पाओगे, क्योंकि हर आदमी ने कि हमने किया है। जिस दिन खुद से कहना चालू किया, जिस शेयर बाजार में मैंने आपको बताया, जब तक मैं दूसरों को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मांगता रहा कि यार इसके कारण गलत हो गया, चाइना के कारण गलत हो गया, उसकी पॉलिसी के कारण गलत हो गया, भगवान के कारण गलत हो गया, मैं दुखी था। एक दिन मैंने कहा नथिंग डूइंग, मेरी गलती है। उस दिन से मन ठीक हो गया, मेरी गलती है, हो गया, एक्सेप्टेंस मोड में आ गया। एक्सेप्टेंस मोड में आ गया। हाँ मेरी गलती, तो उस दिन से आपने कहा अगर मेरी गलती तो सुधारूंगा, अगर मेरी गलती है तो मैं ठीक चीज़ें ठीक भी कर सकता हूँ। उस दिन से मन शांत हो गया। तो आप एक्सेप्ट कर लो मेरी गलती है। मैं कहता हूँ कि हो सकता है उस व्यक्ति ने आपके साथ इसी बार गलत किया, आपने उसके साथ पहले गलत नहीं किया है, लेकिन मैं अगेन आपसे कहता हूँ आप अज्यूम करिए कि शायद आपने उनके साथ कुछ गलत किया होगा। तो क्या मन रिलैक्स होता है कि नहीं? अगर मेरा मन रिलैक्स हो रहा है तो प्रश्न मुझे अपने आप से पूछना है कि मेरे लिए वो गुस्सा इंपॉर्टेंट है किसी के प्रति, या मेरा मन ठंडा रखना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? तो मैं कहता हूँ मेरे लिए तो भाई मेरा मेंटल पीस अगर है तो मैं मिस इंटरप्रेट भी कर रहा हूँ उस पूरी इक्वेशन को, तो मेरे को चलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हर वो इंसान जिसका कभी ब्रेकअप हुआ है जी,
रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाया, जी उसको जाके अपने एक्स को माफी मांगनी चाहिए? नहीं, मन में मांग लो। मन में मांगना। ऐसा फिजिकली नहीं मांगना, फिजिकल का मांगेंगे साले गंदे घटिया लोग हैं साले। कोई उनसे माफी नहीं मांग रहे हो आप, अब मन में आप मन में मांग रहे हो आप। ये आपका हीलिंग प्रोसेस है। बट तभी भी कहीं ना कहीं दिमाग जो है आपको अलाउ नहीं करता कि इसको माफ कर दो। इट इज अ प्रैक्टिस। ओके तो मैंने जिस दिन ये सुना उस दिन मेरी क्लास थी एक, मैंने क्लास में ये चीज बोल दी, बच्चे कर क्या बोल रहे हो सर वो ठीक है, वो आप वहां धीरे धीरे पहुंचते हैं। और जब आप रियलाइज करते हैं ये सोच के, डाइकोटमी तो यही है ना कि मैं उनको गंदा भी बोल रहा हूँ, मैं घटिया भी बोल रहा हूँ और यहाँ कर वो माफ भी कर दो। ये लाइफ यही है। लाइफ को हम स्ट्रीमलाइन देखना चाहते हैं कि हमें लगता है कि लाइफ में इनकंसिस्टेंसीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन लाइफ में तो इनकंसिस्टेंसीज होंगी, हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। भाई तुमने तो मेरे साथ गलत किया है, ऑनेस्ट आंसर तो यही है, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ अपने अंदर, ताकि मैं पीस में आ पाऊँ, शांति से रह पाऊं। तुम्हारी लाइफ तुम समझो। तुम मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए जगह नहीं बची, डोर्स आर क्लोज्ड। डोर्स आर क्लोज्ड। मैंने माफ कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि अगर एक्चुअल माफ कर दिया है तो डोर आर ओपन। मैं तो मेरा हीलिंग प्रोसेस में काम कर रहा हूँ, मैं तो मेरा मन शुद्ध कर रहा हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी टाइम लेती है। तो आपने कहा ना एक बार आप किसी से बोल देंगे तो मान लेगा क्या? नहीं मानेगा, ऑफ कोर्स नहीं मानेगा। बट यू कीप ऑन टेलिंग योरसेल्फ कि जब आप किसी से माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि शायद मैंने कुछ गलती किया होगा, बोला स्टार्टिंग पॉइंट ही है। फिर सेकंड पॉइंट है कि आप उसको माफ़ कर दें। थर्ड पॉइंट शायद ये कि यार मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला। मैं भगवान से मांगता था कि इनकी ये हो जाए वो हो जाए, फिर मैंने कहा मैं निर्णय कैसे लूँ कि किसी की लाइफ का क्या होना चाहिए। उल्टा मैंने तो ये देखा है कि जितना हम उन लोग के लिए बुरा सोचते हैं उतने अच्छा कर रहे होते हैं लाइफ में। हमारे एक जिया जी हैं, उन्होंने बड़ी सुंदर चीज़ एक बार बोली थी। उन्होंने मतलब हमारे दूर के रिलेशन में है वो, तो एक बार आए, बोला प्रभात, ईश्वर देखता है तुमको, कहता है कि मान लो तुम्हारा कोई शत्रु है, उसकी टांग टूट गई तो तुम बड़े खुश हो जाओगे, अरे भाई टांग टूट गई उसकी। तो भगवान कहेगा अच्छा, टांग टूटने पे इसको मजा आता है, इसकी भी तोड़ दो। सेम वे आपके दुश्मन ने बहुत पैसा कमा लिया, आपको बुरा लगे, अरे यार इतना पैसा कमा लिया, ईश्वर कहेगा अच्छा ज्यादा पैसा कमाना इसको पसंद नहीं है। ये आपको सीखना पड़ेगा। इट्स नॉट इजी। एक ने कहा था कि आप मान लीजिए कहीं घूम रहे हैं, आप सिंगल हैं और वहां पे आपने किसी कपल को देखा, आपको बुरा लगता है, तो आप ईश्वर को क्या बोल रहे हो? कपल होना गलत है। बट ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो रहा है? बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है, लाइफ इज कॉन्ट्रडिक्टरी। मैंने मतलब आपको दिख रहा है कि आपकी एक्स दूसरे के साथ नहीं, मैं अपनी एक्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरलाइज वे में बात कर रहा हूँ। मैं बहुत जनरलाइज वे में बात कर रहा हूँ, यू नो, कि इट इज नॉट स्पेसिफिक टू यू। आई नो कि आपको दिख रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड और किसी के साथ घूम रही है। हाँ, आप इग्नोर कर दो। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि आप कहीं जा रहे थे, आप सिंगल हैं, आपने देखा एक कपल घूम रहा है, नॉट योर एक्स। नहीं, बट अंदर उस समय तो देख के बुरा लगता है ना। आपने तो एक्सट्रीम, मतलब बिल्कुल अंदर आग लगा दी किसी के। वो तो देखो एक लेवल के बाद स्पिरिचुअलिटी भी काम करना बंद कर देगी। बट आपको अच्छा सोचना है लोगों के बारे में। मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। एक्चुअली देयर इज अ टीवी सीरीज द प्रैक्टिस, बहुत ही ब्यूटीफुल लॉ के ऊपर है। तो उसमें एक वकील रहता है जो हमेशा कहता है कि मृत्युदंड गलत है, हमेशा बोलता है, और फिर उसको जज के लिए आती है कि भाई तुम जज बन जाओ, तो उसका इंटरव्यू चल रहा है। उसने कहा कि तुम हमेशा कहते हो कि मृत्युदंड गलत है, बोला कल तुम्हारी वाइफ के साथ रेप हो जाए, उसका कोई मर्डर हो जाए, तुम कोर्ट केस में जाओगे तो क्या तुम जज से मृत्युदंड नहीं मांगोगे उस व्यक्ति के लिए? उसने कहा बिल्कुल मांगूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। मैं जलूंगा, बिल्कुल जलूंगा, मैं इंसान हूं, लेकिन वो जलना ठीक नहीं है। मुझसे ये अपेक्षा रखना कि मैं भगवान की तरह बिहेव कर लूंगा, ये गलत है। मैं तो इंसान हूं, मुझे तो बुरा लगेगा, लेकिन उससे ये चीज नहीं बदलती कि मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, कि मुझे इम्प्रूव करना है। एक बड़ी फेमस कहानी है, गैलीलियो को पकड़ लिया एक बार। ओके। उनसे गैलीलियो कहते थे कि
धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य धरती के चारों ओर नहीं घूमता। तो उनको पकड़ लिया और ले गए अदालत में और कहा कि माफ़ी मांग। ठीक है, माफ़ी मांग लेता हूँ। बोला बोल। उसने कहा बोलता हूँ कि धरती के चारों ओर सूर्य घूमता है, धरती सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती। नहीं घूमती। फिर इटालियन में कहा इप्सो इट मूव है, एंड येट इट मूव्स। मेरे माफ़ी मांगने से, मेरे झूठ बोल देने से चीज़ें सही नहीं हो जाएंगी। जो है वो तो है ही। तो है तो है ना। मैं कह दूं ये गलत है, वो गलत है, लेकिन सत्य तो सत्य है। मैं क्या फील कर रहा हूँ उससे सत्य थोड़ी बदलता है सर। और आजकल प्लूटो पे नहीं चल रहा कि प्लूटो को हटा दिया नाइन्थ प्लैनेट से, हाँ, तो वो प्लूटो तो वहीं घूम रहा है। आपको तो पर्सनली फील हुआ होगा ना, प्लूटो मीडिया है आपका, मतलब हैवी की नहीं है। जैसे जो नहीं माने उसको कहो जाके देख के आओ कि है कि नहीं। हम मानते हैं है, तो वो तो हमारा assumption है। आज दिन मेरा कैसा बीता, कई चीज़ें खराब हुई, कई चीज़ें अच्छी हुई, और मैं रात को याद करूंगा तो जो खराब चीज़ें हुई हैं वो मेरा मन खराब करेंगे। तो ये तो, और किसी व्यक्ति ने कहा था, अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वो व्यक्ति थे, बोला अपने आप से झूठ बोल दो। आज का दिन बहुत शानदार था, बोले कितने ही हाँ। गलत हुआ हो। बोले आपने मेरे को गाली बकी हो तो मैं कह दूंगा अरे सर ने तो मेरे को बहुत प्रेम से कोल्ड ड्रिंक पिलाया, नहीं हुआ है वो। बोला क्योंकि लाइफ इज द मेमोरी यू हैव। जीवन में क्या हुआ था ये वो यादें हैं, और कई बार आप भूल जाते हैं एक्चुअली आपके साथ क्या हुआ था। तो जो चीज़ें आपने याद करी हुई है वो सत्य बन जाता है। आप अपने से 100 बार ये बोलेंगे ना, नहीं यार सर तो बहुत बढ़िया है, वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। अगेन मैं कहता हूँ, जो हमारी चर्चा हुई कि ये याद बार बार करके किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, क्या मेरा जीवन बेहतर हो रहा है? क्या नहीं हो रहा, तो मैं अपने आप से झूठ बोल दूंगा। कई लोग कहेंगे आप तो झूठ बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ मेरा मन ठीक हो रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तुम मत करो। अब तुम्हें ठीक लगे, तुम्हारे ठीक लगने के चक्कर में मैं हैरान बैठा रहूं क्या? अपनी लाइफ थोड़ा खराब मैं करो। मेरी लाइफ थोड़ी खराब करूंगा। मैं तो तुम्हें सत्य बता रहा हूँ ना कि ऐसा ऐसा हुआ, यहाँ मैंने झूठ बोल लिया अपने आप से, तुम्हें ठीक लगे तुम कर लो, नहीं कर रहा जय श्री राम। मैंने कहा ना, देखिए जो आदमी एक्चुअली जीवन को देखा है वो स्मूथ नहीं होगा, उसकी जबान स्मूथ नहीं होगी, वो रगड़ा हुआ व्यक्ति है। वो आपसे प्रैक्टिकल बात करेगा, वो आपसे फिल्मी बातें नहीं करेगा। तो वो आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा है। अगेन जो मैंने आपसे कहा, भाई मैंने ये किया है, तुम्हें ठीक लगा तुम देख लो, तुम मुझे आगे मत समझाना कि यार तुम मत करो, भाई मुझे जो करना मैं तो। ये समझाने वाली बात से कई बार ऐसा होता है ना कि आप ज्ञानी हैं बहुत, जी, उसके बाद भी कोई आपको आपके ही टॉपिक पे आके ज्ञान देने लग जाता है। होता है, बहुत होता है। उस समय आप कैसे डील करते हैं? पहले बहुत गुस्सा आता था, लड़ लेते थे, क्या तू हमको ही आगे समझा रहा तो है? हमको ही समझा रहा है। अब थोड़ा सा, अब वो व्यक्ति बोलता रहता है, अपन सुनते नहीं है। देखिए क्या है, पहली बात तो अब आपके सर्कल्स अच्छे बन गए, तो ऑलरेडी लोग आपके बारे में जानते हैं, तो आपसे उल्टी सीधी बातें नहीं करते। और जहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, हम उसको उल्टा समझाने की कोशिश नहीं करते। हम वो कन्वर्सेशन जितनी जल्दी हो पाए उतनी ब्रेक करते हैं, कह देते हैं अरे यार वो जाना है दोस्त से मिलना है, सो सॉरी यार अगली बार मिलता है। क्योंकि सबसे बड़ा टाइम वेस्टर जीवन का वही है, जहाँ अपने आपको प्रूव करने लग जाते हो। और हम सामने वाले को समझाने की भाई आप ये गेज करो कि सामने वाला सुनना चाहता है कि नहीं, कि सामने वाला जेन्युइनली मिस्टेकन है, तो आप उसको इम्प्रूव करो। आपको दिख रहा है कि नहीं उसके बहुत हार्ड आइडियाज हैं, तो आपको क्यों ही साबित करना है कि वो गलत है? क्योंकि अगर आप उसको साबित करने में लग गए तो उसको समझ में आए कि नहीं आए, आपकी एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी। तो भारत में एक बहुत ही सम्मानित महिला हैं किरण बेदी जी, जानते हैं, IPS अधिकारी, और तिहाड़ में बहुत सुपीरियर पद पे रही है वो। तो हुआ ये था, एक बार हमने कहीं किस्सा पढ़ा था कि उनसे जूनियर व्यक्ति को उनसे सीनियर बना दिया गया। अच्छा। तो ऑब्वियस सी बात है, गलत है। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो लोगों ने जाके पूछा उनसे कि मैडम आपसे तो एक्सपेक्टेशन है कि आप सही और गलत के लिए लड़ेंगी, आपके साथ गलत हुआ है, आपने लड़ा क्यों नहीं? तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल जवाब दिया। उन्होंने कहा देखो हर व्यक्ति के पास लिमिटेड एनर्जी होती है, अब वो एनर्जी कहाँ खर्च करनी है ये आपका निर्णय है। मैं वो कर सकती थी वहाँ लड़ने में, या मैं कुछ और प्रोडक्टिव कर सकती थी। तो मैंने क्या चूज़ किया? प्रोडक्टिविटी, और सफल है आज की तारीख में, बहुत पॉलिटिक्स में भी बहुत सफल है वो। तो मैं हमेशा ये अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि क्या दिस इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ माई टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट, कि मैं एक व्यक्ति को समझाने लग जाऊँ
उससे बेहतर है कि मैं अपना व्यू रखूँगा, और भगवान की दया से एक प्लेटफ़ॉर्म है अपने पास, जिसको बहुत लोग देखते हैं, और उसमें अपना व्यू रख दूँगा मैं। जिसको सही लगेगा, मानेगा। नहीं मानेगा वो नहीं प्रॉब्लम मानेगा, नहीं। नहीं मानेगा, वो आपके पास अधिकार है नहीं मानने का। मैं एक व्यक्ति को समझाने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ? मैं कहीं जाके आइसक्रीम खा लूँगा उतने टाइम में, आइसक्रीम पसंद है? बहुत ज़्यादा। मैं 3 दिन आइसक्रीम खाता था एक टाइम पे रोज़। मैं जब बैंक में था, तो मैं बहुत प्रेशर में था। बहुत, मैंने आपको बताया, मैं डेली 3 आइसक्रीम खाता था। जो वज़नदारी बढ़ी है जीवन में, उसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आइसक्रीम है। अब तो खैर बहुत कोशिश करते हैं अवॉइड करें शक्कर वगैरह को। भगवान की दया से ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बट अपन अवॉइड करते हैं। वज़न कम करने की कोशिश है, बट हाँ, आइसक्रीम तो जान है। अभी जब हम मिले थे आपसे, जी। जब आपने अपने स्वेटर एडजस्ट किया तो मैंने देखा कि आपके हाथ में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। जी, जी। क्या है वो सब चीजें? ये स्विच वर्ड्स होते हैं सर। ये स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? स्विच वर्ड्स एक प्रकार से मंत्र हैं। एक मंत्रों का एक फॉर्म है, जितना मेरी जानकारी है। ठीक है। तो ये आपके थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं, स्विच करते हैं। ओके। जैसे मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा हुआ है, ये स्विच वर्ड नहीं है एक्चुअली, ये मैंने खुद से लिखा हुआ है कि मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। तो जब जब मैं पढ़ूंगा तो मैं उसकी एनर्जीज आपके अंदर आती मैं है। फील करूंगा ग्रेटिट्यूड। या गोल्डन सनराइज डिवाइन पीस, ये एक स्विच वर्ड है, तो ये मेंटल पीस के लिए। तो जब भी मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, तो मेरे मन में जो एक कोलाहल मचा हुआ है वो शायद शांत हो जाएगा। तो ये मैं इसको 4-5 साल से 4-5 साल से। हाँ, मैंने कहा ना, जीवन ने बहुत कुछ दिया आपको, है ना। इमोशनल ट्रोमाज आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें देखे जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी में जब मैं गया, उसी टाइम स्विच वर्ड्स, मेरी एक फ्रेंड है, वो टैरो कार्ड रीडर है एक्चुअली, उन्होंने मुझे थोड़ा स्विच वर्ड्स के बारे में बताया कि ये ऐसा ऐसा होता है। तो मैंने तब से उसको थोड़ा यूज़ करना चालू किया, और धीरे धीरे अब यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, काफ़ी इस पर चर्चाएँ होती हैं। तो मुझे जो जो लगते गए कि मेरे काम के हैं, तो मैं डेली सुबह नहा के मैं लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड पे ही क्यों? और ऐसा बोलते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी आपको लिखना, तो लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। जो पानी की बॉटल है उसके ऊपर आप पेज लगा के लिख सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। तो ये मुझे थोड़ा कन्वीनियंट लगता है, और तो मैं रोज़ लिखता हूँ उसको। और लोगों को कहीं ना कहीं पागलपन नहीं लगता होगा कि क्या गोद के रखा है इसने अपने हाथ में? तो लोगों से पूछ कौन रहा है? देखिए, अगेन मैं आपको बताऊँ ना, क्योंकि आजकल आप पब्लिक फिगर बनते जा रहे हैं, और आप पब्लिक फिगर बन गए हैं। पब्लिक फिगर की आप बात करो, मैं तो कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अब कॉलेज में भी अपना हाथ ऊपर हो ही जाता है। पब्लिक फिगर की तो फिर भी क्या होता है ना, नुआंसेस। लोग अब शाहरुख खान कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो लोग कहेंगे अरे शाहरुख खान है, हम नहीं है शाहरुख खान। बट अब आप तो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसके सामने ऐसा यूँ हाथ दिखता है, तो सर पूरे सर क्या है, तो मैं उनको समझा देता हूँ भैया। प्रभात सर है? नहीं, वहाँ आप फैकल्टी हैं। वहाँ मेरा पढ़ाने के पहले ही एक स्टेटमेंट होता है कि जो इंस्टाग्राम पे व्यक्ति है और जो तुमको पढ़ा रहे हैं, दोनों व्यक्ति अलग हैं। अलग अलग है। तुम मुझे वो व्यक्ति मत समझना, मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ यहाँ पे। क्योंकि होगा कि नहीं तो तुम मुझे सीरियसली नहीं लोगे, तुम्हें लगेगा नहीं कि ये व्यक्ति हमें कुछ पढ़ा सकता है। हाँ, वहाँ मैंने क्या सीखा, फॉर मार्केटिंग पर्पसेस, क्योंकि मार्केटिंग पढ़ाता हूँ मैं वो डिस्कस कर लूँगा तुमसे। अब मैं तो इमोशनल बातें करता हूँ कई बार इंस्टाग्राम पे, अब मैं वहाँ पे बच्चों से थोड़ी बात करूँगा। और बच्चे अगर मुझे उस नज़र से देख रहे हैं कि ये तो हमारे सर हैं, ये तो प्रेम मोहब्बत की बातें करते रहते, तो मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। तो मैं पहले दिन कह देता हूँ, देखो तुम मुझे मेरे पढ़ाने के हिसाब से बात करो मुझसे, कि तुम में जो पढ़ाना चाह रहा हूँ वो मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। और बट अगर तुम मुझे उस पर्सोना से कंपेयर करोगे जो वहाँ है, तो दिक्कत है। वो एक बड़ा फेमस शेर है सर, कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। तो एज अ फैकल्टी कई बार हम बड़े वो होते हैं, मतलब सच में मल्टीपल पर्सनालिटीज होती हैं लाइफ, हर व्यक्ति में होती है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, हम दबा देते हैं 4 पर्सनालिटीज़ को। अब मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैंने उसको ओवर पावर हो जाने दिया खुद पे, तो मैं तो इंस्टाग्राम कल बंद कर दूंगा, प्रेम मोहब्बत की बातें बंद कर दूंगा। कई स्टूडेंट ही फॉलो करते हैं। अपना पर्सनल लाइफ कितना मैं शेयर करता हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को लगेगा मेरे बच्चे मेरे को देखेंगे, कल जज करेंगे। भाई तो भाई वो मेरा एक अलग काम है, पढ़ाना मेरा एक अलग काम है। वो एक्सेप्ट करना कि हम 10 प्रकार के अलग काम कर रहे हैं, 10 हमारे जॉनर्स हैं, वो सीखना पड़ेगा। कंपार्टमेंटलाइजेशन आना चाहिए आपको। तो वो भी एक जीवन की सीख है।
कई बार हम अपनी एक आइडेंटिटी को अपने ऊपर इतना हावी हो जाने देते हैं कि वो बाकी आइडेंटिटीज को खा जाती है। हम अपने आप को इतना सीरियसली लेने लगते हैं कि हम जहाँ हंस सकते हैं वहाँ हंसते नहीं हैं, क्योंकि शायद सामने वाला फिर हमको उतना सीरियसली नहीं लेगा। मैंने तो एक आध बार डांस का वीडियो डाल दिया मेरा इंस्टाग्राम पे, तो एक दो लोग आया कि आप बेहुदा डांस चल रहा है और ये रो। मैंने कहा तू अनफॉलो कर दे, तुझे अच्छा नहीं लग रहा तो भाई मैं डांस नहीं करूँ। किसी दूसरे व्यक्ति का आया, बोला सर हम आपसे एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि आप हमको कुछ एजुकेशनल चीज़ें बताएंगे, और आपने एक दिन मैंने कॉमिक कुछ बना के डाला था। मैंने कहा यार मैं, उसने बहुत इज्जत से बात की, मैंने कहा 20-25 रीलें आती हैं जो एजुकेशनल हैं, और बीच में एक आध बार कॉमिक रील मैं बनाता हूँ, मैं डाल देता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मी। झेल ले एक, क्या 20-25 फिर अच्छी आएंगे। व्यक्ति जैसे आपसे पूछ रहा है जवाब भी आप वैसे ही दोगे। कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है क्यों किया, तो मैं जवाब दूंगा। मुझे आके बता मत मुझे क्या करना है, यू डिस्कस। मैं क्लास में बच्चों से बोलता हूँ आप डिस्कस करो, आप बोलो सर आपने गलत पढ़ा है, मैं आपसे बिल्कुल डिस्कस करूँगा, बाप मत बनो। तो ये जो सिचुएट्स हैं जी, आपकी लाइफ में काम करा? मैं मानता हूँ कि मेरे को मेंटल पीस मिला है। क्योंकि इससे लोगों को और सिचुएट्स के लिए क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ सच में अगेन देखिए आपका बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि ये मेरा बिलीफ है तभी तो मैं लिख रहा हूँ। अगर मेरा बिलीफ ही नहीं होता तो मैं 4 साल से डेली क्यों ही करता ये। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चीज़ें तो बेहतर हुई हैं। और अगेन द लास्ट पॉइंट इज़ मेंटल पीस। अगर किसी चीज़ को करके आपको मानसिक शांति मिल रही है तो अच्छा, इसका लिखने में नेगेटिव क्या है? नहीं करेगा काम ना, नहीं करेगा, नहीं नहीं करेगा, करेगा। कर जाएगा तो बहुत कुछ कर जाएगा। हम लोग अंगूठियाँ पहनते हैं तो कई लोग कहते हैं आप अंधविश्वासी हैं। मैंने कहा क्यों है? बोला अरे ये तो अंधविश्वास है। मैंने कहा ठीक है, पहन के नेगेटिव तो कुछ नहीं होगा, और हो सकता है हम इतने समझदार ना हो कि हम साइंस को अंधविश्वास बोल रहे हो। हमें नहीं समझ में आ रहा भाई, सिर्फ आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो अंधविश्वास नहीं होता। बात है। कई चीज़ें जो मेरे पूर्वज लिख के गए हैं, बोल के गए हैं, बना के गए हैं, कुछ तो होगा उसमें। कुछ तो होगा। साधु संत महात्मा, बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि, उन्होंने तपस्या करी, कुछ रियलाइज किया होगा जीवन में उन्होंने, तो उन्होंने बात है। कई चीज़ें की। हम ये कह दीजिए कि यार ये हमें नहीं समझ में आ रहा, तो अगेन मेरा यही सवाल है कि इससे नेगेटिव क्या हो जाएगा? और अगर आप कहते नहीं नहीं ये पहनने से नेगेटिव हो जाएगा, यानी अगर नेगेटिव हो सकता है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, फिर आप मानिए कि इम्पैक्ट है, मतलब पावर तो है। पावर है। तो या तो कहिए पावर है तो पॉजिटिव साइड में भी है, तो हम क्यों नहीं पहने? और अगर नेगेटिव नहीं है तो ट्राई करने में क्या है? जीवन में एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरना चाहिए। भाई मैंने भगवान कसम जब से पहना मेरा मन शांत हुआ। ऑनेस्टली मेरा मन बहुत इधर उधर घूमता था। मैं तो विश्वास करूंगा ना, आप मत करो। मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूँ आप पहनो, मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूँ आप लिखो, हम कर रहे हैं, बाकी देश तो स्वतंत्र है। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा स्पिरिचुअलिटी में? बहुत अच्छा, आप रिकमेंड करते हैं लोगों को? हाईली। सबसे मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, बहुत लोग इमोशनली बुरी स्थिति में, मैं आपसे डिस्कस तक नहीं कर पाऊंगा, ऐसी स्थितियां हैं कई लोगों की। तो वो पूछते हैं क्या करें, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि भैया राइटिंग करो, नेगेटिविटी निकालो। अभी पोजीशन तो नहीं है तुम्हारी, लेकिन मेडिटेशन करने की कोशिश। एक आदमी के दिमाग में जब इतना गुस्सा और बाकी चीज़ें, वो मेडिटेशन नहीं कर सकता। तो मैं उससे ये कहता हूँ कि आप राइटिंग कर करके थोड़ा अंदर का निकालो, खाली करो। भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप जो मानोगे वो होगा। तो धीरे धीरे इट इज़ अ बिग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में किसी को बिलीवर बना दोगे। तो बट मैं रिकमेंड भी बहुत करता हूँ और मैं विश्वास भी बहुत करता हूँ, और लेकिन किसी पे फोर्स नहीं करता। कोई व्यक्ति कहता है हमें नहीं समझ में आया, कहता हूँ जी मैं आपको बताऊँ, मैं जब पढ़ा रहा था तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है समीक्षा, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत विश्वास रखती थी। तो हमने थोड़ी बहुत पढ़ी थी सीक्रेट। तो एक दिन ऐसी बात कर रहा था, मैंने कहा यार ये काम तो नहीं करता ये कुछ भी। तो ये हमारी चर्चा हुई है बिफोर कोरोना। ड्यूरिंग कोरोना मैंने कहा बहुत ज़्यादा मेरे से स्ट्रेस है, तो मैं उससे फ़ोन पे बहुत बात करता था, क्योंकि उसके मैंने कुछ इंस्टाग्राम स्टेटस वगैरह देखे अगेन स्पिरिचुअलिटी और इस सब पे। मैंने कहा तेरे को विश्वास है क्या इस पे? उसने कहा मुझे तो बहुत विश्वास है। तो हमने डेली बहुत चर्चा की है, तो फिर मेरा विश्वास फिर शिफ्ट होना शुरू हो गया कि नहीं यार कुछ तो है, कुछ तो है। और अगेन मैं कहता हूँ अगर वो चीज़ आपको मेंटल पीस दे रही है, मैं ढूंढो लॉजिक में, तो कहता हूँ क्या नहीं है लॉजिक,
सर आज आप खुश हैं और 100 लोग आपसे पूछें उसकी वजह क्या है, और आप वजह ढूंढने के चक्कर में खुश रहना बंद कर दो, तो वजह क्यों ढूंढनी? हर चीज के पीछे लॉजिक नहीं घूमना चाहिए। मैं खुश हूँ, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, मैं मेंटल पीस में हूँ, अब मैं जाके उसका अनुसंधान करने लग जाऊँ और वो अनुसंधान मेरे को और परेशान कर दे। तो अगेन मेरा सवाल ये है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अनुसंधान इम्पोर्टेंट है या मेंटल पीस? किसी के लिए अनुसंधान इम्पोर्टेंट होगा, वो कर ले, मुझे ये पसंद है, मैं ये कर रहा हूँ। अगेन मैं किसी पे प्रेशर नहीं डाल रहा, आपको करना है आप करो, नहीं करना मत करो। कल को मेरा विश्वास बढ़ सकता है, कल को विश्वास खत्म हो सकता है, मेरा बढ़ेगा ही, मेरा तो मानना है, बट आपको आपकी लाइफ का डिसीजन लेना। आप मुझसे पूछोगे मैं जवाब दे दूंगा। आप इतनी लॉजिकल बातें करते हैं, क्या भगवान को मानते हैं? मैं स्पिरिचुअल हूँ, मतलब ईश्वर है, बिल्कुल है ये। मतलब कई बार आप अपना से सवाल पूछे बन कैसे गया सर, बिग बैंग से बन गया, तो बिग बैंग का वो बिग बैंग कहाँ से आया, वो एनर्जी का सोर्स कहाँ से है? एनर्जी का सोर्स कहाँ से? मैं इस पर कहानी भी सुनाऊंगा, आपको मजा आएगी सुन के। तो भगवान शायद उस स्वरूप में नहीं जिसमें आप सोच रहे हैं। भगवान का स्वरूप क्या है वो शायद अलग है, वो शायद हम अज्यूम नहीं कर सकते। आप उसको भगवान कह दें, एनर्जी कह दें, यूनिवर्स कह दें, स्पिरिचुअलिटी कह दें, भगवान और रिलीजन दो अलग चीज़ें हैं। हमने उसको कंबाइन कर दिया। ईश्वर ऐसा तो हो नहीं सकता ना, जिस ईश्वर ने ये धरती बनाई है, दुनिया बनाई है, उसने अलग अलग रिलीजन के हिसाब से अलग अलग ईश्वर तो नहीं होंगे। शक्ति तो ऊपर होगी तो एक ही होगी। तो रिलीजन इज अ डिफरेंट कॉन्स्ट्रक्ट एंड स्पिरिचुअलिटी एंड गॉड इज अ डिफरेंट कॉन्स्ट्रक्ट। मैं आपको एक बुक बताता हूँ, थोड़ी सी मजा आएगी आपको। डैन ब्राउन की एक बुक है ओरिजिन। तो उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति कहता है मैं बताने वाला हूँ कि लाइफ कैसे शुरू हुई दुनिया में, और वो बताए उससे पहले उसका मर्डर हो जाता है। वो तो थ्रिलर और मिस्ट्री सब रहती है, उनकी स्पिरिचुअलिटी सब होता है। तो बड़े बड़े जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उन पे शक जाता है कि ये उन्होंने मराया होगा उसको। हाँ, क्योंकि ये अल्टरनेट थ्योरी देने वाला है, और फिर लंबी चौड़ी कहानी होती है, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। तो एंड में एक नियम आता है जो पूरी कहानी का क्रक्स है कि एनर्जी एक स्पेसिफिक एरिया से एक स्पेसिफिक एरिया में फ्लो होती है। ये उसका क्रक्स है, वो क्यों है वो पढ़िएगा बुक, और वो हर चीज का जवाब देती है। तो सब लोग कहते हैं इट मीन्स गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स जस्ट अ फिजिकल लॉ कि एनर्जी इधर से इधर जा रही है जिसके कारण सब क्रिएट हुआ है। और जो हीरो है धीरे बाजू में ऐसा हंस रहा है, तो हीरोइन जाके कहती तुम हंस क्यों रहे हो? कहते ये बात सत्य है कि एनर्जी इधर से इधर जाती तो सब क्रिएट हुआ, ये नियम है जिसके कारण सब क्रिएट हुआ, लेकिन वो नियम किसने बनाया? तो अब कह दीजिए ये नियम है इसके कारण दुनिया बनी, लेकिन वो नियम बनाने वाला भी तो कोई होगा। और अगेन मैं कहता हूँ हम तो कौन है, हम कौन निर्णय लेने वाले होते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है? हमारी औकात क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ईश्वर इज अ सुपर नेचुरल पावर जिसका कोई स्वरूप नहीं है। वही मैं बस वो एक एनर्जी है जो कि मेरी लाइफ को ड्राइव कर रही है, मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को सच बना रही है, मुझे खुशियां दे रही है। बिल्कुल। तो हम भगवान को भी बस उस एनर्जी के फॉर्म में हमने एक नाम दे दिए हैं, स्वरूप दे दिया है। आप सोचें आप उनको कैसे परसीव करना चाहते हैं। मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला? कोई भी कौन होता है आपको बताने वाला? हाँ ऑफ कोर्स, अगर आप सवाल के जवाब ढूंढेंगे तो आपसे ज़्यादा जो समझदार लोग हैं वो अपना व्यू आपको बताएंगे। मानना ना मानना आपका कंस्ट्रक्ट है, बट मैं मानता हूँ। मैं अब उसको किस फॉर्म में मानता हूँ वो एक अलग विषय है। मैं ये मानता हूँ कि कुछ तो होगा ही, नहीं तो ये सब कैसे बन गया? बाकी आपकी इच्छा। मैं कंक्लूड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जी। एज अ इन्फ्लुएंसर जी, आपको क्या लगता है कि हमारा सोशल मीडिया, हमारा कंटेंट कहाँ जा रहा है? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे कि अगर आप यूट्यूब को देखेंगे, यूट्यूब में बहुत क्वालिटी कंटेंट है, हाईएस्ट लेवल ऑफ, मतलब क्वांटम फिजिक्स को ही पढ़ा दें वहाँ पे साहब। तो वो जब शुरू हुआ होगा उस टाइम क्रिंज वॉज नॉट द नॉर्म। तो और उसके बाद धीरे धीरे वो डेवलप होकर आज वहाँ पहुँच गया। तो यूट्यूब इज़ अ अकेडमी इन इटसेल्फ। तो वहाँ पे तो अच्छा कंटेंट हमेशा रहेगा। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम पे जब शुरुआत हुई तो जो एज ग्रुप के लोग थे
वो नॉर्मली 25-28 तक वाले रहे होंगे, तो उनको लुभाने के लिए क्रिंज, वल्गैरिटी या गाली गलौज सब आया। ये कितना रुकेगा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब सास बहू के प्रोग्राम आए थे तब मुझे लगा था 2-5 साल में निपट जाएंगे, वो आज तक चल रहा है। तो ये कहना कि ख़त्म हो जाएगा शायद गलत है, लेकिन क्वालिटी ऑफ कंटेंट विल चेंज, क्योंकि अब हो ये रहा है कि जो भी चीज़ इजीली रेप्लिकेबल है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक एग्जांपल, जो शुरुआत में कहा था ना, गाना बीच में पीछे बज रहा और एक व्यक्ति अपना माउथ मुँह हिला रहा है। हाँ, मुँह हिला रहा है, लिपसिंग कहते हैं जिसे। लिपसिंग कर रहे हैं। अब लिपसिंग जब शुरुआत में आया तो लोगों को बहुत मजा आई होगी, लेकिन फिर कहा होगा अरे तो कोई भी कर सकता है, मैं ही कर लूंगा, आप कर लोगे, तो क्या मैं उस व्यक्ति को फॉलो करूंगा? शायद नहीं करूंगा। अभी मैं कई बार मेरे मित्रों को शाउट आउट भी दे देता हूँ, कोई पहचान वाला है, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसे खूबसूरत कोई लड़की है, मैंने उसको भी शाउट आउट दिया, उसको फॉलोअर्स नहीं मिले, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मिले यार, जबकि खूबसूरत लड़कियों को तो हर व्यक्ति फॉलो करना चाहता है। तो समझ में आया कि बहुत सारी लड़कियां खूबसूरत हैं इंस्टाग्राम पे, यानी जो आपकी यूनिकनेस थी वो अब यूनिकनेस नहीं बची, अ लॉट ऑफ कंपटीशन इज देयर, तो लोग आपको देखने आएंगे, कोई प्रोफाइल देखेंगे, चलो ठीक है। लेकिन इसी की जगह मैंने जब ऐसे लोगों को शाउट आउट दिया जो ओरिजिनल कंटेंट बना रहे थे, एक जैसे फाइनेंस में बना रही थी मेरी फ्रेंड, या एक फ्रेंड है वो कविताएं खुद से लिखती है, तो उसको सब्सक्राइबर मिले, यानी पीपल वांट वैल्यू। अब होता यह है कि हम वैल्यू के बारे में सोचते ही नहीं हैं, हमें लगता है कि हम नाचेंगे, पीपल विल वॉच, दे विल वॉच बिकॉज दे आर एंजॉइंग इट, तो एंजॉयमेंट इज द वैल्यू। हमें सवाल ये पूछना पड़ेगा कब तक, या तो हम अपने डांस फॉर्म को इम्प्रूव करते जाएंगे, बैकग्राउंड को, म्यूजिक को, ऑब्वियसली बात है आदमी हुक रहेगा आपसे, लेकिन अगर हम सिंपल, एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट उठा के चलाना चाहेंगे कि हम ह्यूमर कर रहे हैं गाली गलौज कर करके, तो शुरुआत में आदमी को बहुत फैंसी लगेगा, बट उसकी बोर हो जाएगा, लॉन्जेविटी नहीं है ना सर। तो आपको शेल्फ लाइफ वाला कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो आज भी रिलेवेंट है और 50 साल बाद भी रिलेवेंट होगा। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये कंटेंट कब तक सरवाइव करेगा। मैं आपको जैसे 1-2 एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से फूड, आपने एक रेसिपी बना ली साहब, इट इज़ समथिंग दैट विल बी देयर। मेरे फादर को कुकिंग का थोड़ा शौक है, तो वो कोई चीज़ बनाते हैं तो वो एक ही वीडियो को 10 बार देखते हैं। जैसे उनको स्पेसिफिकली कोई पराठा बनाना है, तो वो पराठे के ऊपर 100 लोगों ने वीडियो बनाएंगे, तो किसी ना किसी का वो देख के फिर बनाते हैं। यानी ये रेसिपी एक ऐसी चीज़ है जो रहेगी हमेशा, तो इट इज़ अ कंटेंट विद शेल्फ लाइफ। तो मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि अगर मुझे ये धंधा 50 साल करना है तो मेरा कंटेंट वैसा होना चाहिए। आज आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, कोई भी आप कंटेंट बना रहे हैं, कि क्या ये 50 साल आप कर पाओगे? मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहिए, बट अब कई लड़के हैं वो लड़की बन के आते हैं। कैन यू डू इट फॉर 50 years? नो, यू हैव टू हैव अ बैकअप प्लान। मैं अगेन आपको डिमीन नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट के लेवल पे बात कर रहा हूँ। आई एम अ मार्केटिंग गाय। ये प्रोडक्ट कब तक चलेगा? तो क्या आपके पास एक बैकअप प्लान है? कई लोग कहेंगे कि मैं 10 साल में इतना पैसा कमा लूंगा कि बाद में समझूंगा, तो वो भी ठीक है। अगर आप उतना पैसा इस फ्रेम में जब तक आप रिलीवेंट है बना लेंगे। मैं ये कहता हूँ, मेक रिलीवेंट कंटेंट, मेक समथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू, राइट? और एनी फॉर्म, यूट्यूब पे बनाओ, इंस्टा पे बनाओ, क्योंकि होगा क्या अदरवाइज कि एक दिन आप अपनी रिलेवेंस को खो देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है विद टाइम एज वाले लोग इंस्टाग्राम पे आने लगे। हाँ, सच में आने लगे। उनके साथ मैच्योरिटी, वैल्यू इज ऑल्सो कमिंग। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन तो रात के समय लाइव हो रहे हैं। देखिए, अब मैं एक छोटा सा, कल चर्चा चल रही थी कि एक कंटेंट क्रिएटर है, बच्चन साहब इज नॉट अ कंटेंट क्रिएटर। नहीं, मैं सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से बोल रहा था। नहीं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कंटेंट क्रिएटर। बच्चन साहब हैं। बच्चन साहब तो लाइव आएंगे, वही हमारे लिए मजा आ जाएगा। लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर को वैल्यू क्रिएट करनी, बच्चन साहब का फोटो भी हम बहुत प्रेम से देखेंगे। सही बात है। हमारा फोटो कोई थोड़े देखेगा। तो वन इज अ एक्टर और अ सिंगर, इज अ लेजेंड, ही इज नॉट अ कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर कौन है? तो रणबीर अलाहाबादिया है, हम हैं, ऐसे हजारों लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। बच्चन साहब हैं, शाहरुख खान है, पहले दिलीप कुमार साहब थे, दिलीप साहब अभी होते तो उनका फोटो भी चलता, क्योंकि वो एक अलग कैटेगरी है।
वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, ही इज अ स्टार, ही इज अ फिल्म मेकर, एवरीथिंग, वो अलग चल रहा है। मैं वो नहीं हूँ, तो मुझे कुछ नया बनाना है और मुझे रिलेवेंट बनाना पड़ेगा, जिससे लोग मुझे याद रख सकते हैं। हाँ। और अब मेरी एज के कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। बच्चन साहब की एज बहुत है बट वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है। जैसे अब मार्केटिंग पे बहुत अच्छे बिजनेस पीपल आर कमिंग। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अब बहुत इंटरेस्टिंग बात कहती है ना कि अब कंटेंट क्रिएटर एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है और एंटरप्रेन्योर कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा है। तो अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जीरो धा के फाउंडर हैं, वो भी पॉडकास्ट करते हैं। तो नाउ इज बिकमिंग कंटेंट क्रिएटर, नाउ आई कैन कॉल हिम अ कंटेंट क्रिएटर। Bachchan Saab, if he starts making content specifically for Insta, let's say Ritesh Deshmukh and Janelia, they sometimes make comedy things. So you can say they are content creator in that form. तो बट आपको क्वालिटी देखनी पड़ेगी, लॉन्जेटिविटी देखनी पड़ेगी, क्या रिलेवेंस है क्या। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि आज ये ट्रेंड चल रहा है, आपने ट्रेंड पे उठा लिया तो वो ट्रेंड आपको कब तक ही लेके जाएगा, क्योंकि आपने एक्चुअली वैल्यू नहीं दी। अभी सीमा हैदर बहुत नाम चला, क्या आप उसको फॉलोअप किया है आपको। आपकी जो नॉवेल्टी थी कि आप पाकिस्तान से इधर आई हैं तो लोगों ने आपको देखा, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। जो भोपाल के ही हैं एक जोगी जी, आई थिंक चला था, नाम क्या है तुम्हारा, भूपेंद्र जोगी बहुत चला, व्हाट नेक्स्ट। अगर आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे, जो इनिशियल बूस्ट मिला है, तो वो इसके लिए रिलेवेंस ज़रूरी है। इसीलिए अब कंटेंट शुड हैव अ रिलेवेंस, और आने वाले टाइम में ये हर एज का व्यक्ति रिलेवेंट कंटेंट बनाएगा। दिस इज व्हाट आई फील। और जो क्रिंज है वो भी रहेगा, वो कहीं नहीं जा रहा है। फॉर्म चेंज होते जा रहे हैं, फॉर्म तो चेंज हो गए और आपको उसके साथ साथ अपग्रेड भी होते रहना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ एंजॉय करो सर। मैं तो कहता हूँ जैसे कोई ट्रेंड चल रहा है, आप उस ट्रेंड पे बनाओ ना कंटेंट, मजे के लिए बनाओ। क्यों? क्योंकि सब बना रहे हैं, मेरे को भी मजा आ रहा है, इसलिए मत बनाओ कि यार मेरे को बनाना है। नहीं, वो नौकरी नहीं है। डोंट ट्रीट इट एज अ जॉब। जो जॉब वाला कंटेंट है वो अलग है, जो कंटेंट हम स्पेसिफिक कारण से बना रहे हैं वो अलग है, वो नौकरी की तरह अलग है, वो अलग है। जो एंजॉयमेंट का है वो एंजॉयमेंट का है। फिर ये मत सोचो कौन देख रहा है। तो वो दो प्रकार के कंटेंट है, लोग क्या है दोनों को बहुत मिक्स कर देते। बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है दोनों के बीच में। मुझे आते हैं मैसेज, एक लड़के का आया, छोटा ही लड़का था, 16-17 साल का, बोला सर मेरे को इन्फ्लुएंसर बनना है। मैंने कहा बनाओ। मैंने कहा क्या कंटेंट डालोगे? बोला मैं अपने फोटो डालूंगा। मैंने कहा लोग देखेंगे? बोला हाँ मिलियंस देखेंगे। मैंने कहा डाल। मैं कौन होता हूँ बताने वाला कि देखेगा कि नहीं? मुझे लगता है नहीं देखेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति ने मॉडलिंग से कनेक्ट कर लिया है इंस्टाग्राम को, या ब्यूटी से ही कनेक्ट कर लिया है। तो क्या वही है सोशल मीडिया? क्या उसकी परिभाषाएं चेंज नहीं होंगी? क्या रिलेवेंस नहीं चेंज होगी? तो आपको वो सोचना पड़ेगा कि वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स। अगेन 50 ईयर का सोचिए कि 50 साल मुझे बनाना है, आपकी क्लैरिटी वैसे ही आ जाएगी आपको कि क्या बनाना है। फाइनली सर, इट वाज अ वेरी अमेजिंग पॉडकास्ट। बहुत मजा आया आपके साथ चीजें डिस्कस करने के लिए। थैंक यू। मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना अंदर तक चले जाऊंगा और इतनी हम बातें डिस्कस कर पाएंगे और इतना वैल्यू निकाल पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।